जो है हम लोगों का साइंस का पेपर है और मैथ्स पोर्शन हम लोग इसमें से डिस्कस कर रहे हैं। 2017 का ये पेपर है, 2017 का ये वो पेपर है। इसके अंदर 75 के ऑप्शन दिए थे कि 75 क्वेश्चन जो है वो आप एक सब्जेक्ट के करोगे और 75 जो है वो आप दूसरे सब्जेक्ट के करोगे। अब चेंज हो गया सिस्टम, अब आपको पता ही है 50 मैथ के, 50 फिजिक्स के, 50 केमिस्ट्री के। तो इसकी डिस्कशन जो है हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है जो हमें दिया है, इसमें बोलते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन में बोलते हैं कि क्या चीज है। अब इनमें से बोलते हैं कि क्या चीज होती है। तो आप लोगों को फॉर्मूले जो है सभी को पता होते हैं। समीशन एन जो है वो एन इंटू एन प्लस वन बाई टू बनता है। समीशन एन स्क्वायर जो है वो एन इंटू एन प्लस वन टू एन प्लस वन डिवाइड बाई सिक्स बनता है। फिर उसके बाद समीशन एन की क्यूब जो है वो एन इंटू एन प्लस वन बाई टू की होल स्क्वायर बनता है। एज ए रिजल्ट ये समीशन एन की स्क्वायर बन जाता है। तो आपका ये जो है जो भी ऑप्शन है आप देख सकते हो कि सी ऑप्शन जो है वो आपका ट्रू हो जाता है। सेकेंड क्वेश्चन जो है इसमें बोलते हैं कि x प्लस ए की पावर n प्लस एक्स माइनस ए की पावर n में कितनी टर्म्स आएंगी, ये चीज है आपसे पूछते हैं। इसका सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है, बेस्ट वे ये होता है कि आप क्या करिए, आप n की कुछ वैल्यू सपोज कर लीजिए। फॉर एग्जांपल मैं आपको सिंपलेस्ट बताऊं, अगर आप n की वैल्यू 2 ले लीजिए। अगर आप n की वैल्यू 2 लेंगे तो आपके पास जो है वो x प्लस टू की स्क्वायर बन जाती है, x माइनस टू की स्क्वायर बन जाती है। तो इसमें आपको पता ही है 2x स्क्वायर प्लस टू ए स्क्वायर जो है वो बचेगा। दो टर्म्स हैं इसके अंदर, दो टर्म्स हैं। तो आपको ये देखना है कि ऐसा कौन सा n का ऑप्शन है जिसके लिए आपका आंसर जो है वो 2 बनता है। तो आप देखते हो n प्लस वन जो है उसमें 3/2 बनेगा, आंसर है नहीं। n/2 करेंगे तो 2/2 करेंगे, वन वो भी नहीं है। अगर c देखेंगे 2 प्लस टू डिवाइड बाई टू, उसमें 2 बनता है। d देखेंगे तो 2 माइनस वन 1/2, वो भी आपका आंसर नहीं है। तो आपका जो आंसर है वो सी ऑप्शन बन जाता है। थर्ड ऑप्शन में बोलते सॉरी थर्ड क्वेश्चन में बोलते हैं कि 1 प्लस एक्स के सम ऑफ कॉफिशिएंट जो है वो, ये सेम क्वेश्चन जो है ये 2016 के पेपर में भी आया हुआ है कि इसके सम ऑफ जो कॉफिशिएंट आएंगे उनका सम क्या होगा। तो उसका सम जो होता है वो 2 रेज टू द पावर 5 होता है। अगर 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर n है तो सम ऑफ कॉफिशिएंट 2 रेज टू द पावर n जो है वो बनता है। अच्छा, आगे जो है क्वेश्चन नंबर फोर्थ हम लोगों को दिया हुआ, ये स्टेटमेंट हमारे एग्जाम में डायरेक्टली लिखी हुई है कि every infinite bounded set of subset of real number has a limit point। कि अगर आपके पास एक इनफाइनाइट बाउंडेड सेट है और वो रियल नंबर के अंदर से है, तो उसका कोई ना कोई लिमिट पॉइंट जो है वो जरूर आएगा। इसे आप बोलते हो बोल्ज़ैनो-वीरस्त्रास थ्योरम। ठीक है जी। उसके बाद जैसे ये उन्होंने हेन-बोरल थ्योरम दी हुई है। हेन-बोरल थ्योरम क्या होती है कि जो, ये भी कर लेते हैं। तो ये आपका जो जो भी ऑप्शन है ये आपका बन जाता है। वैसे मैं आपको सारे जो थ्योरम्स है वो भी बता देता हूँ जिसमें लिखी हुई है। एक हेन-बोरल लिखी हुई है। हेन-बोरल होती है कॉम्पैक्ट के लिए कि अगर वो कोई भी सेट अगर क्लोज्ड और बाउंडेड है तो वो जो सेट है वो कॉम्पैक्ट हो जाता है। फिर उसके बाद उन्होंने एक थ्योरम लिखी हुई है बाइनोमियल थ्योरम। तो बाइनोमियल कोई थ्योरम नहीं होती, बाइनोमियल जो है वो ये होती है कि अगर आपके पास a प्लस बी की पावर n है, आप इसे ओपन करोगे तो समीशन r फ्रॉम 0 टू n ncr a रेज टू द पावर r b रेज टू द पावर n माइनस r बनेगा। ये बाइनोमियल थ्योरम है। सिमिलरली एक आपको और थ्योरम दी हुई है इन्होंने, केले-हैमिल्टन थ्योरम। तो केले-हैमिल्टन थ्योरम जो है ये मैट्रिक्स के लिए लगती है कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स विल सेटिस्फाई इट्स कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाई इट्स कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। आगे क्वेश्चन नंबर फिफ्थ जो इसमें बोलते हैं कि एफ एक्स जो है वो आपको दिया हुआ है। इसमें बोलते हैं कि 2 रेज़ टू द पावर 1 बाई एक्स है, ये फंक्शन है, ये कॉन्टिन्यूस होएगा। हाँ जी होएगा। कहाँ पे नहीं होएगा, अगर आप इसमें x इज इक्वल टू 0 पुट करोगे तो ऑब्वियसली आप देख सकते हो कि 1 अपॉन इन्फिनिटी, वो 1 अपॉन 0 इन्फिनिटी 2 पावर इन्फिनिटी, तो वो डिसकॉन्टिन्यूस हो जाएगा। फिर उसके बाद आपको बोलते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन है एफ एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ये आपके पास है। इसको आप ड्रॉ करके देखो, ड्रॉ करोगे तो आप देखते हो कि ये इस तरह से फंक्शन बनता है। जब आप जीरो के पास जाते हो ये फंक्शन जो है ये अनबाउंडेड होना शुरू हो जाता है, और जब एक फंक्शन अनबाउंडेड हो जाता है फिर वो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट नहीं रहता। तो आपको जैसे ये क्वेश्चन दिया गया 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, इसमें आप देखते हो कि उन्होंने बोला कि 0 टू इन्फिनिटी। देखिए 0 अगर आपने इंक्लूड करवा लिया ना, 0 पे फंक्शन ने इन्फिनिटी बन जाना है, वो तो कॉन्टिन्यूस ही नहीं होएगा। यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस तो बहुत दूर की बात है। फिर बोलते हैं 0 से लेके इन्फिनिटी। अब 0 से लेके इन्फिनिटी में आपने 0 निकाल दिया
बट जब आप जीरो के पास जाना शुरू करते हो फंक्शन इन्फिनिटी को अप्रोच करता है, कॉन्टिन्यूस वो रहता है, फिर उसकी यूनिफॉर्मिटी चली जाती है। तो वो बोलते हैं कि अगर आप जीरो छोड़ के कोई भी ले लो, आप 0.5 ले लो, तो ये यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। फिर ये उन्होंने यहाँ पे 0.5 की मतलब कुछ भी ले सकते हैं, 0.5 1 2 कुछ भी ले लीजिए, जीरो नहीं लेना बस, ठीक है ना। तो आपको उन्होंने दे दिया 1 से लेके इन्फिनिटी तक, तो इसके ऊपर ये यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट हो जाता है। फिर माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, देखिए माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी के अंदर तो 0 पॉइंट एडेड है, वो तो मतलब ही नहीं ना कि उसके ऊपर यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस हो जाए। फिर उसके बाद आपके पास आता है सेवंथ क्वेश्चन। सेवंथ क्वेश्चन में बोलते हैं कि आपके पास ये जो एफ एक्स है वो है x+2 की मॉड, बोलते हैं बताओ कहाँ पे डिफरेंशिएबल होगा, कहाँ पे नहीं होगा। तो ये वी ग्राफ है ना, ये आपका -2 है, ये आपका वी ग्राफ बनता है। तो जो वी ग्राफ x+2 की मॉडुलस आपको दी हुई है, तो आपका ये वी ग्राफ बनता है। यहाँ पे ये टूटता है, x = -2, यहाँ पे ये टूटता है, यहाँ पे इसकी डिफरेंशिएबिलिटी जो है वो टूट जाती है। डिफरेंशिएबिलिटी हटती है, क्वांटिटी नहीं हटती। कॉर्नर पॉइंट बनता है ना, कॉर्नर पॉइंट बनता है तो जो आपका फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल नहीं रहता, कॉन्टिन्यूस पर ये है, ठीक है ना। और ये देखते हो कि ये सेम क्वेश्चन जो है ये 2016 के पेपर में भी आया था, तो एक ये वाला आया था। फिर उसके बाद जो है आपके पास क्वेश्चन आता है, ये आपको उन्होंने क्वेश्चन दिया हुआ है, कहते हैं 8th क्वेश्चन। इसमें बोलते हैं लिमिट x अप्रोचेस टू e log x -1 डिवाइड बाय x माइनस e है। तो आपको बोलते हैं कि बताओ कि लिमिट क्या आएगी। आप पुट करके देखते हो तो e log e 1 होता है, 1 - 1 0, नीचे भी 0, 0/0 फॉर्म, तो डेरिवेटिव कर दो 1/x आ जाएगा और 1 आ जाएगा। लिमिट x अप्रोचेस टू e तो है ही है, तो 1/e आपका आंसर जो है वो बन जाता है। ऐसे ही आपके पास 9th क्वेश्चन है। जो 9th क्वेश्चन है ये भी 2016 के पेपर में आया था। तो बोलते हैं कि y जो है वो आपको दिया हुआ है tan इनवर्स, मतलब ऐसा क्वेश्चन आया था, सेम नहीं आया था, sin x प्लस cos x माइनस sin x, ये दिया हुआ है। आप इसे tan में कन्वर्ट करो, tan में कन्वर्ट करोगे तो ये बन जाएगा tan इनवर्स 1 प्लस tan x 1 माइनस tan x। तो ये tan इनवर्स tan π/4 प्लस x बन जाएगा। तो आप देखते हो कि वो तो tan कट जाएगा, π/4 प्लस x बच जाएगा, डेरिवेटिव 1 आ जाएगा, बस बात खत्म, ठीक है ना। ये चीजें हैं, ये बन जाती है। 10th क्वेश्चन में बोलते हैं कि अपने पास s जो है वो tan t -3t² है। tan t -3t² जो है ये आपको दिया हुआ है। एक बॉडी है, उसे आपने वर्टिकली ऊपर को उछाल दिया। जब आपने उसे ऊपर को उछाला तो थोड़े टाइम के बाद जो बॉडी है वो नीचे आ जाएगी। वो इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ द पार्टिकल वर्टिकली अपवर्ड इज गिवन बाय, तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट जो है पूछते हैं कि क्या आएगा। तो आपको बोलते हैं ये बॉडी है, इसे आपने ऊपर भेजा, ऊपर भेज के आपने इसे वापस नीचे बुला लिया, ठीक है जी। जब बॉडी ऊपर गई, ऊपर से नीचे आई, तो डिस्टेंस कितना हो गया, 0 ही हुआ ना डिस्टेंस। तो ट्रेवल पहले ऊपर जाती है, नीचे आ जाती है। तो आप बोलते हो डिस्टेंस को 0 कर दो, tan t -3t² को 0 कर दो, तो t की वैल्यू 0 आएगी और 3 और 10/3 आ जाएगी। अब 0 का मतलब दो वैल्यूज कैसे आ गई, दो वैल्यूज मतलब डिस्टेंस 0 कब था, जब आपने स्टार्ट किया तो घड़ी ऑन हुई, t = 0, आपने ऑन कर दी घड़ी। ऐसी बॉडी ऊपर जा रही है, जा रही जा रही जा रही है, डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है, ऊपर तक जाती है, फिर वापस मुड़ के वापस नीचे आ जाती है, डिस्टेंस फिर 0 हो जाता है। और जब आप देखते हो टाइम 10/3 सेकंड हो चुका था, ठीक है जी, ये चीज है। फिर उसके बाद 11th क्वेश्चन जो है इसमें वो बोलते हैं कि टेंजेंट टू दी कर्व, कर्व लिखना भूल गए तो क्वेश्चन जो है ये गलत है, स्टार डाल देते हैं। 12th क्वेश्चन में बोलते हैं कि रोल्स थ्योरम किसके ऊपर अप्लाई, किस इंटरवल के ऊपर अप्लाई कर सकते हो। तो एफ एक्स जो है वो उन्होंने आपको a⁻⁴ sin x दे दिया। अब आपको ये देखना है कि रोल्स थ्योरम लगाने के लिए कॉन्टिन्यूटी चाहिए, ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस होएगा ही होएगा। डिफरेंशिएबिलिटी चाहिए, डिफरेंशिएबिलिटी भी हमेशा मिलेगी। पर क्या चाहिए हमें, ये भी चाहिए कि एंड पॉइंट के ऊपर वैल्यू सेम होनी चाहिए। अब आपको ये देखना है कि किसके लिए एंड पॉइंट के ऊपर वैल्यू सेम बनेगी। एक बोलते हैं एवरी इंटरवल, एवरी इंटरवल के लिए तो कभी भी नहीं बनता होता। 0π/2 दिया हुआ है, 0π/4 दिया हुआ है, 0π दिया हुआ है। तो अगर आप f0 निकालोगे तो a sin 0 मतलब a⁻0 मतलब 1 बनेगा। और अगर आप a π/2 निकालोगे तो sin π/2, sin π/2 मतलब sin 1, तो ये a⁻1, तो ये a ही बन जाए, तो गलत बात हो गई ना। π/4 ना लो, पाई ले लो। अगर पाई लोगे तो फिर sin π 0 होता है ना, तो उसके ऊपर भी 1 बन जाएगा। तो 0π इंटरवल के ऊपर ये होल्ड कर जाएगी थ्योरम आपकी। 13th जो है ये हम लोगों ने बहुत बारी किया हुआ है कि a cos x प्लस b sin x है, तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी, आप बोलते हो a² प्लस b² की अंडर रूट आएगी। मिनिमम कौन सी आएगी, a² माइनस a² प्लस b² की अंडर, वो नेगेटिव लगा देंगे तो फिर मिनिमम आ जाएगी। आगे आगे हम लोगों को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है 14। इसमें बोलते हैं
कि x बॉक्स बाय x मॉड x मॉड बाय x है, इसका इंटीग्रल बताओ क्या है। अब आपको पता है इसे सिग्नम फंक्शन बोलते हैं, और अगर आपका x ग्रेटर देन 0 होता है तो ये 1 होता है, और अगर आपका x जो है वो नेगेटिव होता है तो ये -1 होता है। ठीक है, इंटीग्रल की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ फंक्शन की। तो ये सिग्नम फंक्शन होता है। अगर आपको बोलें कि इसका इंटीग्रल करना है तो आप क्या करोगे, आप बोलोगे अच्छा इसका इंटीग्रल करना है, तो ये आपका क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 1 का इंटीग्रल, ये बन जाएगा -1 का इंटीग्रल। 1 का इंटीग्रल क्या बनेगा, x बनेगा, माइनस का माइनस बनेगा, x ग्रेटर देन 0 x लेस देन 0, तो क्या बन गया, ये x मॉड नहीं बन गया। ठीक है जी, तो इसका जो इंटीग्रल है वो x मॉड प्लस c आ जाता है। प्लस c तो चलो छोड़ो। 15th क्वेश्चन में बोलते हैं कि जो fx है वो आप 15th क्वेश्चन में बोलते हैं 0 to a f ऑफ माइनस एक्स dx जो है कहते हैं इवेल्युएट करना है। वो लोग कहते हैं क्या आएगा, तो आपने क्या किया, आपने बोला कि माइनस एक्स की जगह पे वाई पुट कर, माइनस एक्स की जगह पे वाई पुट करोगे तो dx की जगह पे फिर माइनस dy आ जाएगा। अच्छा, अगर जो आपके पास x है वो a था तो y फिर माइनस a आएगा, और अगर आपके पास x 0 था तो जो y है वो भी 0 ही आएगा। तो इंटीग्रल क्या बन गया, देखो आप, इंटीग्रल बन गया x की जगह पे पहले 0 था, y की जगह पे भी 0 है, x की जगह पे a था, y की जगह पे माइनस a है, साथ में एफ वाई है, साथ में माइनस डी वाई है। तो ये नेगेटिव जो है इसकी लिमिट को उल्टा के -a to 0 एफ वाई डी वाई कर दो, तो ये आपका जो है ये इंटीग्रल आ जाता है। देख लो आपके सामने कितना इजी है, ठीक है ना। 16th क्वेश्चन में बोलते हैं कि हम लोगों के पास जो है समीशन r फ्रॉम 1 to n लिमिट n अप्रोचेस टू इनफिनिटी और 1 बाई n r की अंडर रूट है। आप क्या करते हो, आप ये फॉर्मूला है हम लोगों का, याद करो जरा सारे फॉर्मूला में यहाँ पे लिख देता हूँ कि 1 बाई एन दिख जाए, एफ ऑफ आर बाई एन दिख जाए, समीशन आर फ्रॉम आर वन से लेके R2 दिख जाए, लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी दिख जाए, तो आप इसे इंटीग्रल a to b fx dx में कन्वर्ट कर देते हो। यहाँ पे भी तो वही बनेगा ना। आप क्या करते हो, आप ये बोलते हो कि लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी समीशन r फ्रॉम 1 to n और साथ में 1 अपॉन, अब ये nr है ना, nr है ना, आप क्या करो, आपको n चाहिए एक्स्ट्रा, इसको r बाय n अंडर रूट इस तरह से कन्वर्ट करो, तो आप देखोगे कि ये इंटीग्रल 0 to 1 साथ में 1 अपॉन x अंडर रूट dx है। ये 0 to 1 कैसे आ गया, ये 0 to 1 देता है ये 1 और ये n। ठीक है जी, कैसे पता चलता है आपको, जो भी आपके पास r1 है वो r1 कहाँ से पता चलनी थी, फॉर्मूला कहता है कि वो जो r1 है उसके नीचे n कर दो, जो r2 है उसके नीचे n कर दो, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी कर दो, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी कर दो, कहता इससे आपको a मिल जाएगा, इससे आपको b मिल जाएगा। हमारे केस में 1 था, अगर 1 अपॉन n कर देंगे, लिमिट n अप्रोचेस टू 0 करेंगे तो 1 अपॉन n करने पे लिमिट n अप्रोचेस टू 0 बन जाएगा, n अपॉन n करने पे 1 बन जाएगा, तो ये बन जाता है। इसको आगे इवेल्युएट करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। इसको रब करके दोबारा स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन जो है हम लोगों का है 17th क्वेश्चन। तो इसमें आप देखते हैं, देखिए ये बिल्कुल ऐसा सेम क्वेश्चन जो है ये हम लोगों को उन्होंने पिछले 2016 वाले पेपर में भी डाला था। उसके अंदर क्या था, उसके अंदर बोलते थे 0 to 4 4 to 0 to 5 dx dy कर दो। तो यहाँ पे फंक्शन नहीं दिया तो मैटर नहीं करता कि आप किसके लिए लिमिट 4 लेते हो, किसके लिमिट 5 लेते हो। तो सेम यहाँ पे भी ये 2016 का क्वेश्चन था। इसमें बोलते हैं कि आपके पास है 0 से लेके 2, 0 से लेके 3, 0 से लेके 4 तक, साथ में dx dy dz फंक्शन है, कोई फंक्शन नहीं। ठीक है जी, x को 2 वाली लिमिट दे दो, y को 3 वाली दे दो, z को 4 वाली दे दो, चाहे जिसको जो मर्जी लिमिट दे दो, अल्टीमेटली क्या होगा, 0 से लेके 2 के साथ dx किया तो ये 2 आएगा, इसको y दे दिया इसके साथ 3 आएगा, मान लो इसको z दे दिया, z को 0 to 4 दे दिया तो इसके लिए 4 आएगा, तो ये आपका आंसर है। ठीक है ना, ये चीज है। आगे उन्होंने दिया हुआ है, कहते हैं कि 18th क्वेश्चन में बोलते हैं कि हमारे पास जो है x इज इक्वल टू a साइन p और y जो है वो इक्वल टू a cos t, मैटर नहीं करता, ठीक है ना, मैंने उल्टा लिख दिया x cos थीटा, x जो है वो a cos थीटा, y जो है वो a sin थीटा, और जो थीटा है वो 0 से लेके, मतलब t जो है वो आपका 0 से लेके 2 पाई तक वेरी करता है। ये सर्कल होता है, ये सर्कल की पैरामीट्रिक फॉर्म है। यहाँ पे थीटा डिपेंड करता है कि उन्होंने ये बताया इनडायरेक्टली आपको कि पूरा सर्कल लेना है। यहाँ पे 0 to पाई ले सकते थे, 0 to पाई बाय 2 ले सकते थे, अगर 0 to पाई लेते मतलब हाफ सर्कल लिए, अगर 0 to पाई बाय 2 लिया मतलब सिर्फ 1/4 ऑफ द सर्कल लिया। तो इसका आपने एरिया निकालना है, पता ही है आपको एरिया पाई आर स्क्वायर होता है, तो बस लिखने की वैल्यूएट थोड़ा ना करेंगे हम लोग, सीधा लिख देंगे कि एरिया जो है वो पाई आर स्क्वायर। अच्छा, आगे बोलते हैं कि ये हम लोगों ने 1/m कर्ल एन बाई कर्ल एक्स माइनस कर्ल एम बाई कर्ल वाई हम लोगों ने निकाला, ये चीज हम लोगों ने निकाली। तो बोलते हैं कि जब आप ये करोगे तो ये फंक्शन ऑफ वाई है,
अगर ये फंक्शन ऑफ y आ जाए, इक्वेशन कौन है, mdx प्लस ndy इज इक्वल टू 0, अगर ये आपके पास इक्वेशन आ जाए और ये जो अब आप इवेल्युएट करो तो एफ ऑफ y आ जाए, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर कौन होता है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो है वो e रेज़ टू द पावर इंटीग्रल fi dy होता है। ये तो हम लोगों का लॉ है, ये फोर्थ लॉ है हमारा। और उसके बाद जो है 20th क्वेश्चन, 20th क्वेश्चन में बोलते हैं कि 20th क्वेश्चन में बोलते हैं कि जो y है वो है px प्लस पी स्क्वायर। आपको याद है इसे क्लेरेट फॉर्म बोलते हैं, क्लेरेट फॉर्म बोलते हैं। तो बोलते हैं कि अगर आपके पास y इज इक्वल टू पी एक्स प्लस एफ ऑफ पी हो और आप इसका सोल्यूशन निकालें तो y इज इक्वल टू सी एक्स प्लस सी स्क्वायर जो है वो सोल्यूशन आ जाता। तो हमारे लिए मतलब समझ रहे हैं ना, p की जगह पे c डाल देंगे तो सोल्यूशन आ जाएगा। आगे आगे बोलते हैं कि अपने पास जो था 21st क्वेश्चन में बोलते हैं कि अपने पास आर थीटा और आर थीटा, ये हमारे पास, इसे बोलते हैं पोलर फॉर्म ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इसे बोलते हैं। कहते हैं कि हम चाहते हैं कि ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी बना दी जाए। तो अगर ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी बनाते हैं तो आप क्या बोलते हो, आर थीटा को माइनस आर स्क्वायर अपॉन आर थीटा से रिप्लेस कर दो, मतलब माइनस आर स्क्वायर डी थीटा बाई डी आर से रिप्लेस कर दो। ऐसी ही एक और होता है, अगर आपके पास एफ ऑफ एक्स वाई वाई डेरिवेटिव है और अगर आपको ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी बनानी है तो वाई डेरिवेटिव को माइनस वन अपॉन वाई डेरिवेटिव से कन्वर्ट कर देते हैं। तो अपने लिए क्या बन जाएगा, आर थीटा और साथ में आर स्क्वायर डी थीटा बाई डी आर में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये आपकी डिफरेंशियल, अगर मान लीजिए ये वाला होता तो आप बोलते हैं एफ ऑफ एक्स वाई साथ में माइनस वन अपॉन वाई डेरिवेटिव इज इक्वल टू 0 में कन्वर्ट कर देते हैं। उसके बाद आपको बोलते हैं 22nd क्वेश्चन, 22nd क्वेश्चन में बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालो। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन जो है उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, d2 माइनस 2d प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन है ना ये आपकी, लेफ्ट हैंड साइड जब आप देखते हो डबल डेरिवेटिव प्रेजेंट है d2, 2dx dy by dx प्रेजेंट है तो 2d और प्लस 1, तो इसको आपको करेंगे तो आपके पास 1, 1 आ जाएगा, 1, 1 आ जाएगा तो y इज इक्वल टू c1 e रेज टू द पावर x, c2 x इंटू e रेज टू द पावर x, चेन बनाते हैं हम लोग, तो c1 प्लस c2x आपके पास बन जाता है। सिंपल सी बात है, क्लियर है सभी को। आगे आगे जो है हमें दिया हुआ है 23rd क्वेश्चन। 23rd क्वेश्चन में आपको बोलते हैं कि जो अपने पास P3 है, जो अपने पास P3 है वो लेजेंडरी फंक्शन है। तो आप बताइए कि जो लेजेंडरी फंक्शन है उसकी वैल्यू क्या आएगी। P3 देखिए, ये मैं आपको करके दिखाता हूँ, एक सेकंड जरा मैं फॉर्मूला लिखता हूँ आपके लिए। इसे रॉड्रिग्यू फॉर्मूला बोलते हैं, रॉड्रिग्यू फॉर्मूला इसे बोलते हैं। तो अगर मान लीजिए कि आपको P1 बनाना है तो आप यहाँ पे 1 डाल दीजिए, 1 डालेंगे तो आपके पास बन जाता है P1 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 पावर 1 1 फैक्टोरियल, और फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव करते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 1 का ओनली 1 टाइम डेरिवेटिव करते हैं, 2x आ जाता है, कट जाता है तो x बच जाता है, तो ये P1 बन जाता है। ऐसे ही आप P2 निकालते हो, ऐसे ही आप P3 निकालते हो, P4 P5। वैसे तो हम लोग ये सोचते हैं कि अगर आप एग्जाम देने जा रहे हो तो एग्जाम से पहले आपको 4-5 वैल्यूज हैं, P1 P2 P3 तक, बस इतना ही बहुत रहता है, इतनी वैल्यूज आपको लर्न ही कर लेनी चाहिए। तो जो ये सबको 8 फीट के सारा सॉल्व करते हैं तो इसकी वैल्यू 1/2 5x क्यूब माइनस 3x जो है वो बन जाती है। फिर उसके बाद 24th क्वेश्चन है। 24th क्वेश्चन में बोलते हैं रॉन्स्कियन निकालना है, रॉन्स्कियन निकालना है। अच्छा, तो आपके पास जो इक्वेशन है इसमें tan 2x दिया, ठीक है, tan 2x का कोई रूल नहीं है, ठीक है ना। रॉन्स्कियन निकालने के लिए हमें लेफ्ट हैंड साइड देखनी होती है, तो लेफ्ट हैंड साइड जो है वो आपके पास है d2 + 4 = 0। इसको सॉल्व करेंगे तो d की वैल्यू प्लस माइनस 2 आयोटा आएगी, सोल्यूशन निकालेंगे तो y = sin 2x और cos 2x जो है वो आपके पास दो सोल्यूशन आएंगे। इनका रॉन्स्कियन निकालना, रॉन्स्कियन निकालने के लिए आपको पता है ना फॉर्मूला, y1 डेरिवेटिव y2 डेरिवेटिव। रॉन्स्कियन निकालेंगे, रॉन्स्कियन निकालेंगे तो ये बन जाएगा आपके पास cos 2x, फिर बन जाएगा y2 बन जाएगा sin 2x, फिर डेरिवेटिव करेंगे तो ये बन जाएगा -2 sin 2x, और ये बन जाएगा आपके पास cos 2x और साथ में 2 और साथ में डिटर्मिनेंट। तो आंसर आपका रॉन्स्कियन का 2 आ जाएगा। आगे आपको बोलते हैं 25th क्वेश्चन में कि जो आपके पास a प्लस बी की मॉडुलस है वही a माइनस बी की मॉडुलस। तो अगर आप दोनों जगह पे स्क्वायर लगा दोगे तो a प्लस बी डॉट a प्लस बी, a माइनस बी डॉट a माइनस, समझ रहे हैं बात को, है ना। तो ये a प्लस बी डॉट a प्लस बी और ये a माइनस बी डॉट a माइनस बी करेंगे तो ये a मॉड की स्क्वायर आ जाएगा, फिर ये b मॉड की स्क्वायर आ जाएगा, फिर ये 2a डॉट b आ जाएगा, इक्वल टू में क्या आएगा a मॉड की स्क्वायर, फिर b मॉड की स्क्वायर, फिर 2ab, तो ये a डॉट b 0 हो जाएगा। समझने वाली बात ये है कि इनके बीच में 90 डिग्री, जब डॉट प्रोडक्ट 0 हो गया मतलब परपेंडिकुलर एक दूसरे के। आगे आगे जो है वो आपको बोलते हैं 26th क्वेश्चन। 26th क्वेश्चन में बोलते हैं कि प्रोजेक्शन ऑफ ए बी ऑन सी। तो प्रोजेक्शन वाला फॉर्मूला लर्न करना पड़ेगा कि अगर आपके पास
कि अगर आपके पास बी है या आपके पास ए है, आपको बोलते हैं प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। तो आप क्या करते हो, ए डॉट बी डिवाइडेड बाय बी मॉड कर देते हो। बी जिसके ऊपर प्रोजेक्शन डाल दिया ना, उसके मॉडल्स को डिवाइड करवाना, बस इतनी सी बात। तो हमारे पास जो है, उन्होंने वेक्टर तो हमें दिए नहीं हुए, ए वेक्टर और वेक्टर हमें खुद बनाने पड़ेंगे। तो ए बी जो वेक्टर है वो आपका ए वेक्टर बनता है यहाँ। और वेक्टर निकालने का आपको पता है ना, वो टेल माइनस हेड को माइनस, दोनों को माइनस करते हैं, ए और बी को माइनस करेंगे तो आपके पास प्रोजेक्शन आ, तो आपके पास ए बी वेक्टर आएगा। माइनस करेंगे तो आपके पास, ये देखते हो जब आप माइनस करोगे, बी माइनस ए करोगे तो -3 आएगा। फिर उसके बाद जब माइनस करोगे तो आपके पास 2 आएगा, फिर माइनस करोगे तो -3 आएगा। ये आपके पास जो है वेक्टर बन जाएगा। फिर सी डी वेक्टर निकालोगे, सी डी वेक्टर निकालोगे तो बी वेक्टर बनेगा। तो फिर क्या बनेगा, ये देख लो, आप माइनस करोगे दोनों को तो डी माइनस सी करेंगे तो आपके पास 1 1 1 बन जाएगा। फिर बोलते हैं ये निकालना है, डॉट प्रोडक्ट करना है, डॉट प्रोडक्ट कर दो। तो फिर डॉट प्रोडक्ट करोगे तो आपके पास बन जाएगा, ये जो है ये बनेगा आपके पास -3 + 2 -6, और फिर इसकी मॉडुलस बनेगी √3, और ये बन जाएगा 2/√3। तो ये आपकी प्रोजेक्शन जो है ये निकल जाती है। आई होप आप लोगों को मेरी बात जो है सभी को ठीक लगी होगी। तो ये आपके पास प्रोजेक्शन जो है ये बन जाती है। डॉट प्रोडक्ट किया तो ये बन जाता है। एक बार चेक कर लीजिएगा, हो सकता है कि जब हम लोग मैथमेटिकली करते हैं तो कई बार कुछ गलत लिख देते हैं। वैसे तो मैं लगता है कि ये -3 बनेगा, फिर ये, हाँ ठीक ही है, सही किया हुआ, ओके। चलिए फिर उसके बाद जो है आगे देते हैं हमें 27th क्वेश्चन। 27th क्वेश्चन में बोलते हैं कि वर्क डन बाय द फोर्स इन मूविंग द पार्टिकल फ्रॉम दिस टू दिस इज गिवन बाय। तो हम लोग बोलते हैं कि वैसे वर्क डन होता क्या है, वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस। फोर्स इनटू डिस्टेंस, फोर्स दिया हुआ है, हाँ जी दिया हुआ है। फोर्स कितना दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है 2i - 3j + 2k। अच्छा, डॉट लगाना है। डिस्टेंस, डिस्टेंस मतलब डिस्टेंस तो दिया हुआ है कि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाते हैं। तो आप बोलते हो कि 1 2 3 पॉइंट दिया हुआ है और 3 4 5 पॉइंट दिया हुआ है, दोनों को माइनस कर दीजिए। माइनस करेंगे तो आप देखते हो कि ये बन जाएगा -2, ये बन जाएगा -2, ये बन जाएगा -2। ये आपका जो है ये वेक्टर है, डिस्टेंस वाला वेक्टर। तो ये -2i -2j -2k बन जाता है। डॉट प्रोडक्ट कर दीजिए। डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो आपके पास जो है वो आंसर बन जाएगा। आप देख सकते हो -4 + 6 और -4, तो -2 आपके पास वर्क डन जो है वो बन जाता है। सिंपल सी बात है, देख लीजिए आपके सामने है सारा कुछ। तो इसको रब करके दोबारा स्टार्ट करते हैं हम लोग। आगे जो है हम लोगों का क्वेश्चन है 28th क्वेश्चन। 28th क्वेश्चन में बोलते हैं कि आपके पास एक ए मॉड है, बी मॉड है, सी मॉड है, दिया हुआ आपको a - b, b - c, c - a का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जो है वो आपको निकालना है। देखिए a - b, b - c और c - a का ट्रिपल प्रोडक्ट जो है वो आपने निकालना है। बिल्कुल सेम ऐसा क्वेश्चन अगर आप याद करें तो हमें 2016 के पेपर में भी आया, पर उसमें फर्क है। उसमें बोलते हैं a + b, b + c और c + a का कहते हैं जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है वो निकालना। तो ये 2abc होता है, ये फॉर्मूला है। और इन दी सेम वे जब आप इसका करते हो तो इसका फिर 0 होता है, ये भी फॉर्मूला है। अब हम लोगों को या तो फॉर्मूला याद है, नहीं फॉर्मूला या फिर कुछ तो करना पड़ेगा ना। तो आप क्या करते हो, आपको जैसे पिछले जब ये हम लोगों ने 2016 वाला किया था, तब भी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि मान लीजिए आपको फॉर्मूला नहीं आता, करोगे कैसे। आप a को i वेक्टर, b को j वेक्टर और c को जो है वो आप k वेक्टर लेके चलो पड़ो। इन दी सेम वे मान लीजिए अगर आप दोबारा कर रहे हो तो आप बोलते हो कि आपके पास जो है ये नया क्वेश्चन जो हम लोग कर रहे हैं अभी, इसमें भी फिर वही चीज ही बन जाएगी। फर्क है थोड़ा सा, इसमें दिया हुआ है कि जो a मॉड है वो 1 है, b मॉड जो है वो 5 है और c मॉड जो है वो आपको 3 जो है वो दिया हुआ। तो आप जो a वेक्टर है उसे i लो, b वेक्टर को आप 5j लो और c वेक्टर को आप 3k लो, ऐसे लो, ठीक है ना। तो जब आप इसको इसमें अपने वाले में पुट करो, डिटर्मिनेंट में पुट करोगे तो आप देखोगे a - b मतलब 1 - 5, फिर b - c मतलब 5 - 3, फिर जब c - a करेंगे तो ये c और ये -a मतलब -1 और ये 0। तो ये आप इवेल्युएट कर लो। इवेल्युएट करोगे तो इवेल्युएट करके जो है वो आपका आंसर 0 बनना चाहिए, क्योंकि हम लोग कह रहे हैं कि इसकी वैल्यू होती है 0, तो आप निकाल के देख लीजिए। तो मेरे कहने का मतलब ये भी है, ये मैटर नहीं करता कि यहाँ पे ए बी सी का मॉडुलस क्या था, कुछ भी होता आंसर इसका 0 ही आना, हमेशा ही 0 आना था। क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 में हमें बोलते हैं कि ये उन्होंने जो भी दिया हुआ है कि कहते हैं a इज लेस देन b, चलो ठीक है a इज लेस देन b है तो फिर क्या हो गया। फिर वो बोलते हैं
कि आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी कहते हैं ये लेस देन 0। इसका मतलब जो आपके पास एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी जो है, इसका जो प्रोडक्ट है वो लेस देन 0 है। अच्छा, एक आपको दिया हुआ है कि जो आपके पास ए है वो लेस देन, कहाँ गया, जो आपके पास ए है वो लेस देन बी है। अच्छा, अगर ए लेस देन बी है तो अगर आपके पास ए जो है वो लेस देन बी है तो माइनस बी जो है वो लेस देन माइनस ए हो। तो ये आपके पास माइनस बी है, ये आपके पास माइनस ए है। अच्छा, जब आप प्रोडक्ट करते हो ना दो चीजों का, तो वो बनता है प्लस माइनस प्लस। ये हम लोगों ने बहुत बारी किया है। अगर आपको दो चीजें मल्टीप्लीकेशन में आपको ऐसे समझ नहीं आएगा, अगर आपको x माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू दे दिया तो ये 1 है ये 2 है। अब आपको देखना है कि ये जो चीज आपको ब्रैकेट जो आपको दी गई है कब पॉजिटिव होती है कब नेगेटिव होती है, कैसे पता चलता है आपको। आप ये 1 और 2 बनाते हो, ये दो चीजें आप बोलते हो प्लस माइनस प्लस, तो इतने एरिया में ये जो चीज है ये नेगेटिव बनती है। ठीक है जी, तो आप बोलोगे कि x बिलोंगिंग टू 1, 2 के लिए नेगेटिव बनेगी। हमारे पास सेम वही चीज है, आपके पास प्रोडक्ट है दो चीजों का वो नेगेटिव है, आप इनको ड्रॉ करते हो तो आपके पास माइनस बी और माइनस है। अब ये नहीं पता, क्योंकि 1 और 2 में तो पता है ना कि 1 लेफ्ट पे होगा 2 राइट पे होगा, यहाँ पे नहीं पता कि माइनस बी लेफ्ट पे बनाना है कि माइनस ए लेफ्ट पे बनाना है। इसकी हेल्प करने के लिए उन्होंने दे दिया कि ए जो है वो लेस देन बी है। अगर ए लेस देन बी है तो माइनस बी जो है वो लेस देन माइनस ए होगा। पहली बात तो हमें ये पता चल गया कि माइनस बी लेफ्ट पे है और माइनस ए जो है वो राइट पे है। फिर वही बात है जो आपका ये मेथड है, कहता है दो चीजें अगर मल्टीप्लीकेशन में है प्लस माइनस प्लस बनना चाहिए, तो इसका मतलब इस एरिया में आपका नेगेटिव है, तो x की वैल्यू जो है वो माइनस बी से लेके माइनस ए के बीच बीच में लाई करती है। आगे आगे जो है वो आपको देते हैं क्वेश्चन नंबर 30th क्वेश्चन में आप देखते हो, आपको बोलते हैं कि इफ n इज इवन देन n स्क्वायर इज इवन। इसका कन्वर्स निकालना है हमें। कन्वर्स का मतलब होता है कि जो पहले देन था अब वो इफ बन जाएगा। इफ n स्क्वायर इज इवन देन n इज इवन, इसका कन्वर्स बन जाता है। ठीक है जी, जो पहले देन था वो इफ बन जाता है, जो इफ था वो देन बन जाता है। आगे आगे जो है वो आपके पास है 31st क्वेश्चन। 31st क्वेश्चन में आपको बोलते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स। फाइनाइट डायमेंशनल हैज अ, फर्स्ट ऑप्शन बोलते हैं कि अ फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस हैज अ बेसिस। बिल्कुल सही बात है, चाहे ना अभी आप बोलो एवरी वेक्टर स्पेस हैज अ बेसिस, चाहे वो फाइनाइट डायमेंशनल नहीं है, हर किसी का वेक्टर स्पेस का बेसिस एग्जिस्ट करता है। दूसरे नंबर पे आपको बोलते हैं कि अगर आपके पास R है R, ठीक है जी, अगर आपके पास R है, पैर में आप Q लगाते हो तो बोलता है कि ये फाइनाइट डायमेंशन की आएगी। बिल्कुल गलत बात है, ये 2016 में बिल्कुल सेम क्वेश्चन आया हुआ है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है जी, R ओवर Q की डायमेंशन जो है वो इन्फिनिटी होती है। आगे आगे बोलते हैं एवरी फील्ड जो है वो वेक्टर स्पेस बनता है ओवर इटसेल्फ। ये हम लोगों ने सुना हुआ पहले भी। फिर उसके बाद आपके पास आता है एनी टू वेक्टर स्पेस जो है, अगर आपके पास एक वेक्टर स्पेस है उसके दो बेसिस बनाओ, तो मान लीजिए कि वेक्टर स्पेस आई और मैंने इसका बेसिस बनाया b1, आपने इसका बेसिस बनाया b2, और इनके एलिमेंट तो चेंज हो सकते हैं, इसके अंदर कितने एलिमेंट है और इसके अंदर कितने एलिमेंट है, नंबर ऑफ एलिमेंट सेम आएगा। इसे बोलते हैं इनवेरिएंस थ्योरम। इनवेरिएंस थ्योरम, ठीक है जी, नंबर ऑफ एलिमेंट इन द बेसिस विल ऑलवेज रिमेन द सेम। आगे आगे बोलते हैं 32nd क्वेश्चन। 32nd क्वेश्चन में बोलते हैं a line passes through 1, 2 such that P bisect the line segment intercepted between the axes. The perpendicular distance of the line from the origin is given by, ये चीज जो है ये हमें दी हुई है। तो बोलते हैं कि सबसे पहले तो हमारे पास जो है वो एक लाइन है। वो जो लाइन है वो इस तरह से आपके पास लाइन, जो लाइन है इसके लिए जो 1, 2 पॉइंट है ना, ये बाइसेक्टर का काम करता है। हमें नहीं पता कि लाइन कहाँ से पास करती है कहाँ से नहीं पास करती, तो आपको ये जो है ना ये आपको पता नहीं पॉइंट कौन से हैं, A0 और 0B, आपके पास दो पॉइंट बन जाते हैं। तो आपको ये पॉइंट जो है ये फाइंड करने पड़ेंगे। तो आप बोलते हो कि ये जो A0 प्लस 0B जो है डिवाइड बाय 2 अगर आप करेंगे तो 1, 2 आएगा, क्योंकि इन दोनों का मिड पॉइंट 1, 2, यही बात है ना। तो जो A है उसकी वैल्यू 2 आ जाती है, B की वैल्यू 4 आ जाती है।
तो लाइन की इक्वेशन पता चल गई हमें, x/2 प्लस y/4 इज इक्वल टू 1। ये आपके पास लाइन की इक्वेशन जो है ये बन जाती है। अब अगला काम क्या है? अगला काम ये है कि ये जो आपके पास लाइन है इसका ओरिजिन के साथ डिस्टेंस कितना है, ये वाला बताओ, कहते हैं डिस्टेंस कितना है, ये ओरिजिन है। अब आप मेरे को खुद बताओ कि अगर आपके पास Lx प्लस My प्लस n इज इक्वल टू 0 एक लाइन होए, एक पॉइंट होए a, b, तो क्या आप डिस्टेंस निकाल सकते हो? हाँ, निकाल सकते हो। La प्लस mb प्लस n की मॉड डिवाइडेड बाय l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर की अंडर रूट। ठीक है जी, तो हमारे केस में क्या है? हमारे केस में आ जाएगा 0 की स्क्वायर प्लस 0 की स्क्वायर माइनस 1 की मॉडुलस डिवाइडेड बाय 1/2 की स्क्वायर प्लस 1/4 की स्क्वायर की अंडर रूट। बस इसको सॉल्व कर दीजिए तो आपके पास आंसर आ जाएगा। आगे आपके पास आ जाता है 33rd क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमें बोलते हैं कि एक लाइन है, उसका जो y इंटरसेप्ट है वो 2 है। अच्छा जी, तो जो y इंटरसेप्ट है कहते हैं 2 है। फिर उसके बाद वो बोलते हैं कि जो लाइन है ये कोई एक गिवन लाइन है। कौन सी गिवन लाइन है? लाइन जो है वो दी हुई है हमें 3x प्लस माइनस 2y इज इक्वल टू, कहते हैं जो लाइन हमारे वाली जो लाइन है उसकी, जो हमारे वाली लाइन है वो इस लाइन के परपेंडिकुलर है। इसकी स्लोप अगर मैंने निकाली तो 3/2i, मतलब जो हमारे वाली लाइन है उसकी स्लोप -2/3 होनी चाहिए। बस फिर इक्वेशन बन गई, y इज इक्वल टू mx प्लस c। इसे क्या बोलते हैं? स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। जो c होता है वो क्या होता है? वो y इंटरसेप्ट होता है, और जो m होती है वो स्लोप होती है। स्लोप आपने निकाली, देखो -2/3i है, और जो c है वो आपको 2 दिया हुआ है। ये आपके पास इक्वेशन है। अब वो बोलते हैं कि y इंटरसेप्ट तो पता था, अब कहते हैं बताओ x इंटरसेप्ट कितना होगा। ठीक है जी, x इंटरसेप्ट निकालने के लिए आप y को 0 पुट कर देते हो, y को 0 पुट करते हो तो x की वैल्यू आपके पास अपने आप ही 3 आ जाती है। आगे आपको बोलते हैं कि क्वेश्चन नंबर 34 है। इसमें बोलते हैं कि ये आपके पास दो सर्कल्स हैं, आपस में टच करते हैं। अगर टच करते हैं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो है वो कहते हैं हमें बताना। तो ये हमारे पास दो सर्कल्स हैं, पता नहीं कैसे टच करते हैं। हो सकता है अंदर से टच करते हैं, हो सकता है बाहर से टच करते हैं। क्या उन्होंने ये बात पूछी है कि अंदर से टच करते हैं कि बाहर से टच करते हैं? नहीं पूछा उन्होंने। हमें क्या जरूरत पड़ी है फिर? आप ये देखो कि अगर 0 0 पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता तो ये 0 0 दोनों सर्कलों की इक्वेशनों को सेटिस्फाई करवाता, चाहे अंदर से टच करे चाहे बाहर से टच करे। मैंने 0 0 पुट करके देखा, सर्कल की इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करवा रहा, इसका मतलब 0 0 पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो नहीं सकता। अगला ऑप्शन उन्होंने दिया था 0 - 1। मैंने 0 - 1 सर्कल की इक्वेशन में पुट किया। जब मैंने पुट किया पहले वाली इक्वेशन x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, 0 - 1 पुट किया, 0 + 1, और उसके बाद +0 - 2 + 1 इज इक्वल, ये 0, ये हो रहा है सेटिस्फाई। मतलब पहले सर्कल को ये सेटिस्फाई करवा रहा है। दूसरे सर्कल में भी देखना पड़ेगा। पुट किया तो ये बन गया 0, फिर ये बन गया +1, फिर ये बन गया आपके पास -0, फिर ये बन गया -2, फिर ये बन गया +1, फिर ये बन गया इक्वल टू 0। ये भी सेटिस्फाई हो रहा है। मतलब ये जो आपका पॉइंट 0 - 1 है, ये दोनों को सेटिस्फाई करवाने को तैयार है। यही आपका आंसर है। ए देखा नहीं सेटिस्फाई हुआ, बी देखा सेटिस्फाई हो गया, सी और डी देखने की जरूरत ही नहीं है। एक ही पॉइंट तो है, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, ठीक है ना? तो सी और डी जो है वो आपके ऑप्शन गलत। जहां पे आपको आंसर मिल गया वहां पे आपने छोड़ देना। आगे करते हैं, इसको रब कर देते हैं एक बारी। नेक्स्ट जो है हम लोगों का 35th क्वेश्चन है। इसमें बोलते हैं कि जी वर्टेक्स ऑफ पैराबोला बताओ क्या है। y स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू एक्स माइनस 1, मतलब y माइनस 0 की स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू एक्स माइनस 1। यही है इसका मतलब, जो वर्टेक्स है वो 1,0 है। ये आपका आंसर है। आगे x+1 है, सॉरी x+1 है। अगर x+1 है चलो कोई बात नहीं, फिर -1 0 आ जाएगा, ये चीज। फिर उसके बाद जो है वो आपके पास है एसेंट्रिसिटी ऑफ दी कोनिक। ये हाइपरबोला हमें दिया हुआ है, x² / 16 y² / 9 इक्वल टू 1। ये उन्होंने हमें जो है ये हाइपरबोला दिया हुआ है। बोलते हैं कि बताओ इसकी एसेंट्रिसिटी जो है वो कितनी आएगी। तो एसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला हम लोगों को देखना पड़ेगा। तो एसेंट्रिसिटी जो है अगर हाइपरबोला के लिए निकालते हैं तो 1/b² / a² की अंडर रूट जो है वो एसेंट्रिसिटी होती है। तो आप फॉर्मूले में पुट करेंगे, क्या पुट करेंगे? b की वैल्यू और a की वैल्यू। b की वैल्यू कितनी है आपके पास? b की वैल्यू है आपके पास 9 और इसकी वैल्यू 16 और +1 अंडर रूट। तो 25/16 मतलब 5/4 जो है वो आपकी एसेंट्रिसिटी आ जाती है। सही है, क्योंकि वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 1 ही आनी थी। हाइपरबोला के लिए एसेंट्रिसिटी ग्रेटर देन 1 होती है, पैराबोला के लिए इक्वल टू 1 होती है, और एलिप्स के लिए लेस देन 1 होती है, सर्कल के लिए 0 होती है।
आगे आगे आपके पास है 30 कौन सा 37 क्वेश्चन। 37 क्वेश्चन में बोलते हैं कि ये अपने पास जो है ना, ये अपने पास एक पॉइंट है, ये अपने पास जो है, ये अपने पास एक पॉइंट है, और जो पॉइंट है ये यहाँ पे आपका पॉइंट पड़ा है 3, 4, 5, और बोलते हैं कि बताओ ये जो वाई एक्सिस है यहाँ पे, इसका जो वाई एक्सिस के साथ इसका जो डिस्टेंस है वो कितना आएगा। ठीक है जी। तो डिस्टेंस आप कैसे निकालते हो? डिस्टेंस निकालने के लिए डिस्टेंस फॉर्मूला निकालना पड़ता है। तो जब आपको डिस्टेंस, देखिए ऐसे आप समझना, ठीक है, कि ये मान लीजिए कि आपके पास, मैं आपको 3D थोड़ा बना के दिखाता हूँ। ये आपके पास, ये आपका हो गया प्लेन, ये आपका एक्स जेड प्लेन हो गया, ये आपका, ये इस तरह से आपके पास जो है ना, ये मैंने एक प्लेन अपनी तरफ से 3D दिखना चाहिए सभी को, एक एक्स एक्सिस, एक वाई एक्सिस, एक जेड एक्सिस, ऐसे दिखना चाहिए सभी को। ये पॉइंट यहाँ पे पड़ा है, ये जो पॉइंट है कहता है इसका वाई एक्सिस से बताओ डिस्टेंस कितना ही है। ठीक है जी। ये डिस्टेंस जो आपने निकालना है, तो ये जो पॉइंट है आप कौन सा लेते हो 040, इसी पॉइंट को नीचे जमीन पे गिराना है, वाई एक्सिस के ऊपर गिराना है, बताओ कहते हैं डिस्टेंस कितना आएगा। तो डिस्टेंस आप निकालोगे तो आप देखो कितना आएगा, आपके पास डिस्टेंस है, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे 3 की स्क्वायर, 0 की स्क्वायर, 5 की स्क्वायर की अंडर रूट। कई लोगों ने तो फॉर्मूला भी किया, हम लोगों ने भी जो नोट्स बनाए थे उसके अंदर भी डायरेक्ट फॉर्मूला लिखा हुआ है कि अगर आपके पास जो है, ये आपके पास एक फॉर एग्जांपल ABC आपके पास पॉइंट है, नोट्स में से डायरेक्ट फॉर्मूला करते हैं वो अलग बात हो जाती है। हम लोगों ने, मैंने आपको उस तरह से समझा दिया कि मेरे को फॉर्मूला नहीं आता, बिना नोट्स के पढ़ रहा हूँ मैं। अगर नोट्स किया फिर तो आप पढ़ के जाओगे तो फिर तो डायरेक्ट में आप देख के कर ही लोगे। तो बोलते हैं कि ये पॉइंट है, पॉइंट का एक्स एक्सिस के साथ डिस्टेंस निकालेंगे तो कितना आएगा, उसमें डायरेक्ट लिखा हुआ है कि बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की अंडर रूट आएगा। वाई एक्सिस के साथ कितना आएगा, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की अंडर रूट आएगा। जेड एक्सिस के साथ आएगा तो कितना आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की अंडर रूट आएगा। अब मान लो मैं पेपर में बैठा हूँ, उन्होंने बोला एक्स एक्सिस का कितना डिस्टेंस आएगा, मैंने इसको देखा ही नहीं, मैंने कहा ए और सी पकड़ो, स्क्वायर करके ऐड करके अंडर रूट कर दो तो आंसर आ जाएगा। तो 34 की अंडर रूट शायद इस तरह से कुछ आंसर आना चाहिए। 38th क्वेश्चन, 38th क्वेश्चन में बोलते हैं, 38th क्वेश्चन में बोलते हैं कि एक लाइन है ए कॉमा बी कॉमा सी पॉइंट से पास करेगी, एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी। अगर आप एक्स एक्सिस की डायरेक्शन देखोगे तो 100 डायरेक्शन होगी। इसका मतलब जो आपकी लाइन है वो क्या बनेगी, x माइनस ए, वाई माइनस बी, जेड माइनस ए डिवाइडेड बाय 100। तो ये आपके पास लाइन बन जाती है। आगे आगे बोलते हैं 39th क्वेश्चन। 39th क्वेश्चन में बोलते हैं इक्वेशन ऑफ प्लेन परपेंडिकुलर टू जेड एक्सिस पासिंग थ्रू पॉइंट दिस। आपको पॉइंट दिया हुआ, पॉइंट दिया हुआ है और ये प्लेन है, ये जेड एक्सिस है, जेड एक्सिस मतलब 0, 0, 1, और पॉइंट भी आपको दिया हुआ, पॉइंट दिया हुआ है, कौन सा दिया हुआ है 2, 3, 5, 2 माइनस 3, 5, ये आपको पॉइंट दिया हुआ। तो प्लेन की इक्वेशन कैसे बनाते हैं, आप बोलते हैं 0 इंटू एक्स माइनस 2, 0 इंटू वाई प्लस 3 और 1 इंटू जेड माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो जेड माइनस 5 इज इक्वल टू 0 आपके पास प्लेन की इक्वेशन आ जाती है। आगे 40th क्वेश्चन। 40th क्वेश्चन में बोलते हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन दीज टू, ये जो दो लाइनें आपको दी हुई हैं इनके बीच में कहते हैं डिस्टेंस कैसे निकालना है। तो ये थोड़ा सा लंबा हो जाता है वैसे देखा जाए तो, मैं आपको फॉर्मूला याद करवाऊं जरा, कि आपके पास जो है x माइनस, ऐसे वेक्टर में लिखेंगे तो जल्दी लिखा जाएगा, r इज इक्वल टू a प्लस a1 प्लस लैम्डा b1, और जो r दूसरी लाइन है वो a2 प्लस लैम्डा b2 है। तो अगर आपको इन दोनों के बीच में डिस्टेंस निकालना है तो कैसे निकालते हो, a1 माइनस a2 करते हो, इसका डॉट प्रोडक्ट करते हो b1 क्रॉस b2 के साथ, फिर इसको b1 क्रॉस b2 करते हो और उसका मॉडुलस निकालते हो। तो मॉडुलस निकाल के फिर ये सारे का मॉड लगाने का रीजन सिर्फ ये कि डिस्टेंस नेगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए हमारे केस में भी ऐसे ही है। हमारे पास दो लाइनें हैं, जो दो लाइनें हमारे पास हैं, कौन सा क्वेश्चन है ये, 40th क्वेश्चन है। 40th क्वेश्चन में जो हमारे पास दो लाइनें हैं, बी दिया हुआ है हमें, बी दिया हुआ है 1, 2, B1 दिया हुआ है 1, 2, 2, फिर उसके बाद जो B2 है वो हमें दिया हुआ है, वो हमें दिया हुआ है 3 माइनस 2, 2, फिर उसके बाद A1 माइनस A2, A1 माइनस A2, A1 माइनस A2 करने लगे, पॉइंट दिया हुआ, पॉइंट कौन सा दिया हुआ है हमें, पॉइंट हमें दिया हुआ है जो लाइन की क्वेश्चन दिया उसमें से देख रहा हूं मैं, पॉइंट हमें नहीं, एक मिनट रुक जाओ, गलत हो गया क्वेश्चन। क्वेश्चन जो है वो है x प्लस 6, x माइनस 6, पता नहीं x प्लस 6 है, यहाँ पे शो अच्छे से दिख नहीं रहा। दूसरा है y माइनस 2 डिवाइड बाई माइनस 2, और फिर आपके पास है z माइनस 2 डिवाइड बाई 2।
फिर है x प्लस 4 डिवाइडेड बाय 3, फिर है y माइनस, और ये है z माइनस 1 डिवाइडेड बाय माइनस। तो इसको ठीक करना पड़ेगा। ये बनता है आपके पास 1 माइनस 2 2, ये बनता है आपके पास 1 3 माइनस 2 माइनस 2। अब ठीक है, पॉइंट जो है वो आपको देख रहे हो आप कौन सा पॉइंट है? ये A1 जो है क्या दिया हुआ है? A1 दिया हुआ है 6 2 2, और जो A2 है वो क्या दिया हुआ? वो दिया हुआ माइनस 4 0 1। माइनस कर दो, दोनों को माइनस करोगे तो आपके पास बन जाएगा 10 2 और 1, ये आपके पास पॉइंट बन जाएगा। ये भी वेक्टर ही एक तरह से, तो 10i प्लस 2j प्लस 1k ये बन जाता है। आगे b1 क्रॉस b2 पहले फाइंड, देखिए वो थोड़ा सा टाइम तो देखो अब लगेगा ना, पहले b1 क्रॉस b2 निकालना पड़ेगा डिटर्मिनेंट करके, फिर उसके बाद इन दोनों के साथ डॉट प्रोडक्ट सारा फॉर्मूले में आप लगा के आंसर निकाल दीजिए। इस तरह के क्वेश्चन जान के डालते हैं कि आपका टाइम वेस्ट हुए पेपर में। तो आपने कॉस्ट बेनिफिट देखना है कि अगर आपको लगता है कि आप कर सकते हो, टाइम है आपके पास, तो आप कैलकुलेशन के ऊपर डिपेंड करता है, अगर आपकी अच्छी है तो फटाफट कर लीजिए। आगे आगे आपको क्वेश्चन दिया हुआ है z माइनस z1 डिवाइडेड बाय z माइनस z2 की मॉड इज इक्वल टू, या ये 1 है या ये नॉट इक्वल टू 1। सॉल्व नहीं करना, वैसे ही देख के बताना है। अगर ये इक्वल टू 1 है तो ये लाइन है, अगर ये नॉट इक्वल टू 1 है तो ये सर्कल है। बस सिर्फ देख के पता चल गया। आपने बोला जी इक्वल टू 2 है, ये सर्कल है, बस ओवर। तो जो आपका टाइम इस क्वेश्चन को करने में आपके मान लो 3 मिनट लगे, तो वो 3 मिनट कहीं से पूरे भी तो करने पड़ेंगे ना हमें। इस क्वेश्चन से पूरे हो जाएंगे, इसको करने में तो देख लो 1 सेकंड भी नहीं लगा। फिर उसके बाद आपके पास आता है 42nd क्वेश्चन। 42nd क्वेश्चन में बोलते हैं 1 माइनस 1 प्लस आयोटा दिया हुआ है हमें, और इसका कहते हैं कॉन्जुगेट निकालो। कॉन्जुगेट तो चलो बाद में निकालेंगे, पहले इसे 1 माइनस 1 माइनस आयोटा करके इसे 1 माइनस आयोटा की स्क्वायर लिख देते हैं, डिवाइड बाय 2 आ जाता है, तो ये माइनस 2 आयोटा बन जाता है। सॉल्व करके ये माइनस 2 आयोटा बन जाता है। इसका मॉड कर दो, मॉड करोगे तो सॉरी इसका मॉडल इसका कॉन्जुगेट कर दो, कॉन्जुगेट करोगे तो जो कॉन्जुगेट है वो आपके पास 2 आयोटा बन जाएगा। ये आपका आंसर है। ओ सॉरी 2 आयोटा बाय 2 था, तो ये आयोटा आंसर जो है वो आपका बन जाता है। 43rd क्वेश्चन। 43rd क्वेश्चन में बोलते हैं कि जो z है वो है r CIS थीटा, जो z है वो है r CIS थीटा। तो बोलते हैं कि z बाय z बार कर दो, z बाय z बार करोगे तो r सिस थीटा डिवाइडेड बाय r सिस माइनस थीटा। देखिए जब आप z बार करते हो ना, यहाँ पे लिख देता हूँ, जब आप z बार करते हो तो r CIS माइनस थीटा हो जाता है, क्योंकि जहाँ पे प्लस था प्लस आयोटा था वहां पे माइनस आयोटा था, तो ये फॉर्मूला ही है। जब आप ये करोगे तो आर आर कट जाएगा, तो ये सिस 2 थीटा बन जाता है। तो ये z बाय z बार आ गया। जब आपने z बार बाय z किया तो इसका उल्टा 1 अपॉन सिस 2 थीटा बन जाता है, तो ये सिस माइनस 2 थीटा बन जाता है। ये हमारे सारे फॉर्मूले हैं। फिर आप z बाय z बार प्लस z बार बाय z करोगे तो आप बोलोगे कि सिस 2 थीटा और सिस नेगेटिव 2 थीटा को जब आपने ऐड किया तो इससे आपके पास 2 cos 2 थीटा जो है वो बन जाता है। ये आपका आंसर बन जाता है। आगे 44th क्वेश्चन। 44th क्वेश्चन में बोलते हैं the length of the chord of the circle is equal to that of the radius of the circle and the angle subtended at the center by the chord is। तो बोलते हैं कि जो आपके पास chord है, length of the chord जो है, length of the chord of the circle जो है, जो आपकी ये लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द सर्कल है, ये वाली जो लेंथ है, लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द सर्कल जो है वो रेडियस ऑफ द सर्कल के इक्वल है। क्या ये चीज आप लोगों ने स्कूल टाइम में पढ़ी हुई है? हाँ पढ़ी हुई है। जितनी आप लोग पहले क्या करते थे, पहले एक लाइन ड्रॉ करते थे, ठीक है जी, फिर उसके बाद आप इस तरह से ऐसे करते थे, फिर आप बोलते थे कि जितनी ये लेंथ है उतनी इस तरह से आप लगाते थे, फिर आप इसको ऐसे ड्रॉ करते थे। आपको याद है ये 60 डिग्री बनता था, तो इसका आंसर जो है वो 60 डिग्री आएगा। कोई फॉर्मूला नहीं, सिर्फ ज्योमेट्रिकली जो स्कूल टाइम से पढ़ते आ रहे हैं सिर्फ वो किया हम लोगों ने। जितना आप, आई होप आप लोग मेरी बात को सारे समझ रहे हैं। इसको रब करके दोबारा स्टार्ट करते हैं। आगे जो है हम लोगों का क्वेश्चन है 45 नंबर क्वेश्चन। 45 क्वेश्चन में बोलते हैं कि जो cos थीटा है, cos थीटा जो है उसकी वैल्यू 1/2 दी गई। अच्छा आप सोच के देखो कि cos थीटा 1/2 कब हुआ था? cos थीटा 1/2 हुआ था जब आपने π/3 पुट किया होगा, 60 डिग्री पुट करने पे हुआ था। दूसरी, अब ये सिंपल सा लॉजिक है कि जो cos थीटा है उसका जो पीरियड है वो 2π है। इसका मतलब 2π ऐड कर दो, 2π माइनस कर दो, तो वो वापस वहीं पर ही आ जाता है। तो आप बोलते हो कि इसका आंसर क्या आएगा? 2nπ प्लस माइनस π/3। सिंपल सी बात है। जो 2π है, अगर मान लीजिए यही आपके पास जो है, अगर आपके पास tan थीटा तो फिर आप 2n ना लगाते, क्योंकि जो पाई है, जो tan है उसका पीरियड पाई होता है, फिर आप लगाते nπ।
जब साइन पाई या साइन का भी पीरियड 2 पाई होता है तो उसके लिए भी 2n पाई लगाते हैं। आगे आगे जो है वो आपका क्वेश्चन, चलो 46 से वही जो हम लोगों ने अभी बोला है वही उन्होंने क्वेश्चन डाल दिया कि tan x का पीरियड कितना होता है, tan x का पीरियड जो है वो पाई होता है। ठीक है जी, तो कैसे पता चलता है हम लोगों को ये भी देख लेते हैं। tan x जो है अगर उसमें पाई ऐड कर दें तो वो वही tan x दोबारा ही बन जाता है। थर्ड क्वाड्रेंट में चला जाता है ना ऐड होने पे, तो वो वही बन जाता है। तो इसका जो पीरियड है वो पाई है, tan का पीरियड जो है वो पाई होता है, चाहे आप ऐसे भी याद रख सकते हो। 47 क्वेश्चन में बोलते हैं पार्शियल डेरिवेटिव निकालना है। तो बोलते हैं कि जब मैंने ये मेरे पास फंक्शन था एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस माइनस 2x² वाई, इसका डेरिवेटिव करो। एक बार x के साथ डेरिवेटिव करोगे तो आप देखोगे कि ये 3x² और ये 0 और ये 4xy बन जाए। फिर दोबारा एक बार और डेरिवेटिव कर दोगे तो ये 6x माइनस 4y बन जाए। फिर बोलते हैं 1 1 पुट कर दो, 1 1 पुट करोगे तो ये आपके पास जो है ये 6 माइनस 4 तो ये 2 आ जाता है, डेरिवेटिव आ जाता है। आगे आपको बोलते हैं कि आपके पास 48 सर्कुलर कोऑर्डिनेट्स होते हैं ना, x इज इक्वल टू r cos थीटा, y इज इक्वल टू r sin थीटा, ये आपको दिया। तो अगर मैं आपको बोलूं जैकोबियन निकालो, हम लोग यूजुअली हम लोगों को आदत पड़ी है, हम लोग कर्ल x y डिवाइड बाय कर्ल r थीटा निकालते हैं, इसकी वैल्यू r आती है, सभी को याद भी रहती है, डबल इंटीग्रल में हम लोग यूज भी करते हैं, चेंज ऑफ वेरिएबल करते हैं। तो उन्होंने क्वेश्चन क्या पूछ लिया, उन्होंने पूछा कि इसका बताओ क्या है। तो अगर आप इसका करोगे तो फिर आपको बताइए, देखिए दो वेरिएबल्स है तो -1 की स्क्वायर, और इसी को आपने कर्ल एक्स वाई डिवाइड बाय कर्ल आर थीटा करते हैं तो आपके पास ये 1/r जो है वो आंसर आ जाता है। आगे 49th क्वेश्चन, 49th क्वेश्चन में बोलते हैं द नंबर ऑफ वेज इन विच 5 boys and 3 girls can be seated in the row so that each girl is between 2 boys is, कि जी 2 बॉयज के बीच में एक गर्ल जो है वो होनी चाहिए। तो आप लोग जो क्वेश्चन देखते हो तो आपको समझ आता है देख के। तो 5 बॉयज जो है वो हम लोगों को दिए हुए हैं, 5 बॉयज जो है पहले आपने बिठा दिए, और ये ध्यान रखना है कि जो बॉयज हैं उनके बीच में गर्ल्स बैठेंगी। तो क्या होता है, जैसे देखिए कि आपके पास जो है पहले एक बॉय आया, दूसरा बॉय आया, तीसरा बॉय आया, फिर उसके बाद चौथा बॉय आया, फिर उसके बाद पांचवा बॉय। आप ये समझ सकते हो, 5 बॉयज को आपने बिठा दिया। सबसे पहले 5 बॉयज को बोलो कि तुम्हारे कितने वेज है, कहते हैं हमारे 5 फैक्टोरियल वेज। 5 बॉयज को बिठाने के 5 फैक्टोरियल वेज। अब आप देखते हो 1 2 3 और 4, ये 4 खाली सीटें पड़ी हैं, 3 लड़की, तो आप लड़कियों को यहाँ पे बिठाना चाहते हो। पहले लड़की आई, 3 लड़कियां हैं आपके पास, 4 आपके पास पोजीशंस हैं, तो आप बोलोगे कि इनको कैसे बिठा सकते हो, है ना। तो आप बोलते हो कि इसको बिठाने के क्या वेज हैं, पहले 4 इंटू 3 इंटू 2, इतने वेज में ये जो है ये गर्ल्स जो है ये बैठ सकती हैं। आई होप आप लोग सारे मेरी बात को समझते हो। तो ये चीज जो है ये आपके पास बनती है। अच्छा, अगर आप ऐसे नहीं लिखना, आप सीधा बोल देते 4p, 3 वेज में जो गर्ल्स हैं वो 4 सीटों में से 3 गर्ल्स को आपने बिठाना है, और ऑर्डर मैटर करता है ना। तो आपके पास ये जो है इस तरह से आपके पास ये बन जाता है। तो इसको आप इवेल्युएट करते तो आपके पास आंसर बन। ये हम लोगों का 50th क्वेश्चन है। इसमें बोलते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो ट्रू स्टेटमेंट हम लोगों को देखनी है। पहली कहते हैं कि ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप जो है, ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप जो है वो ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड कर पाएगा। वैसे देखिए ये बात ट्रू होती है, पर यहाँ पे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि जो आप ग्रुप के बारे में बात कर रहे हो, वो जो ग्रुप है आपका फाइनाइट होना चाहिए, पर यहाँ पे फाइनाइटनेस के बारे में तो कुछ लिखा नहीं, ये बात बिल्कुल गलत हो गई है आपकी। फिर उसके बाद वो बोलते हैं कि रिंग है, रिंग के अंदर एक्स क्यूब इज इक्वल टू एक्स है। अब ये चीज मेरे ध्यान में नहीं है कि कहीं पे हो सकता है ऐसा कोई रिलेशन हुए, तो क्या पता ये रिलेशन, क्या पता ये वाला जो बी पार्ट है वो ट्रू हो, डिपेंड करता है। आप सी और डी देख लो, वो फेमिलियर लग रहे हैं देखने में। जो ए ऑप्शन है वैसे ट्रू है, पर इस क्वेश्चन में गलत माना जाएगा क्योंकि यहाँ पे फाइनाइट वर्ड यूज नहीं किया हुआ। बी ऑप्शन के बारे में हमें कुछ पता नहीं, कोई थ्योरम होएगी मे बी। फिर उसके बाद सी पार्ट में बोलते हैं, कहते जी एक इंटेग्रल डोमेन है, जो इंटेग्रल डोमेन है उसके अंदर कहते हैं जो प्राइम आइडियल होएगा वो अपने आप ही मैक्सिमल हो जाएगा। ये बात बिल्कुल गलत है, ऐसा कभी भी नहीं होता। ठीक है जी, ऐसा नहीं होता। मैक्सिमल आइडियल जो है, जो मैक्सिमल आइडियल है वो प्राइम हो जाता है, पर प्राइम आइडियल का मैक्सिमल होना जरूरी नहीं है। हाँ, अगर आप ये बोल दो कि पीआईडी है, अगर आप ये बोल दो कि पीआईडी है, फिर प्राइम जो है वो अपने आप ही मैक्सिमल हो जाएगा, ये बात सही है। तो जो आपको इक्वेशन दी, जो आपको उन्होंने स्टेटमेंट दी है वो गलत दी हुई है। फिर डी पार्ट जो है वो आपको बोलते हैं कि जी आपके पास प्राइम, जो आपके पास पीआईडी है,
तो कहते हैं कि जो पीआईडी है वो ईडी होगी। ये तो मैंने कभी पढ़ा ही नहीं जिंदगी में। ईडी पीआईडी बन जाती है, पर पीआईडी का ईडी बनना जरूरी नहीं है। तो एक तरह से देखा जाए तो ए ऑप्शन गलत हो गया, सी ऑप्शन गलत हो गया, डी ऑप्शन गलत हो गया। तो फिर ठीक है, फिर आप बी को टिक लगा दो, यही होएगा ना, और तो कुछ बन नहीं सकता। आगे 51st क्वेश्चन। 51st क्वेश्चन में बोलते हैं कि जी अपने पास ये जो फॉरवर्ड डिफरेंसेस हैं ये आपने निकाले हुए हैं। तो ई रेस टू दी पावर एक्स आपको देते हैं, ई रेस टू दी पावर एक्स जो है ये आपको देते हैं। तो आपको बोलते हैं कि आपको ये जो डिफरेंसेस है ये निकाल। अब आप देखो आपके पास एफ एक्स है वो ई रेस टू दी पावर एक्स। फिर उसके बाद आपके पास जो है वो डेल्टा एफ एक्स। डेल्टा एफ एक्स अगर आप निकालोगे, आप खुद देखो, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स बनता है, इसका मतलब ई रेस टू दी पावर एक्स प्लस एच माइनस ई ऑफ एक्स बनता है, मतलब ई रेस टू दी पावर एक्स इंटू ई रेस टू दी पावर एच माइनस 1 बनता है, बिल्कुल बनता है। अगली बार आपको बोलते हैं डेल्टा स्क्वायर एफ एक्स निकालो। इसका मतलब क्या हुआ कि जो डेल्टा पहले आप निकाल चुके हो, डेल्टा एफ एक्स प्लस एच माइनस डेल्टा एफ एक्स निकालना है। यही बात है ना, यही बात है ना। तो अगर आपको बोले कि ये क्या है, तो आप बोलोगे जी ई रेस टू दी पावर एच माइनस, देखो इसको नहीं छेड़ना। अगला इसके बाद है ई रेस टू दी पावर एक्स प्लस एच, फिर उसके बाद ये ई रेस टू दी पावर एच माइनस 1 और एफ एक्स पूरा ई रेस टू दी पावर एक्स ऐसे ही आ जाता है। तो आप देखते हो ई रेस टू दी पावर एच माइनस 1 कॉमन आ जाता है, ई रेस टू दी पावर एक्स कॉमन आ जाता है। कहने का भाव ये कि सॉल्व करके ई रेस टू दी पावर एच माइनस 1 की स्क्वायर इनटू ई रेस टू दी पावर एक्स आ जाता है। बस इतने से आपको समझ आ जाता है। ये ई रेस टू दी पावर एक्स था, एक बारी फॉरवर्ड डिफरेंस निकाला ई रेस टू दी पावर एच माइनस 1 आया, दो बारी निकाला ई रेस टू दी पावर एच माइनस 1 की स्क्वायर आया, तीन बारी निकाला क्यूब आया, 4 आया, 5 आया, तो पावर एक एक इंक्रीज करिए, क्या बन रहा है, ये जीपी बन रही है। ठीक है जी, आगे 52nd क्वेश्चन। 52nd क्वेश्चन में बोलते हैं, 52nd क्वेश्चन में हमें बोलते हैं कि ए बी और सी की जीसीडी 1 है, ए और सी की जीसीडी भी 1 है, तो फिर बी और सी की जीसीडी भी 1 ही होएगी ना। ठीक है ना, सिंपल सा बात, ये तो बहुत ही सिंपल चीज है। फिर उसके बाद बोलते हैं कि वेरिएंस ऑफ द वेरिएट्स अबाउट देयर am इज अबाउट देयर अरिथमेटिक मीन इज क्या होगा। तो करना क्या है हम लोगों ने, सिंपल सा अपना एक लॉ फॉर्मूला होता है। देखिए है थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन, आपको उन्होंने डेटा दिया हुआ है, 5 एंट्रीज आपको दी हुई है। सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें इसका जो है वो मीन निकाल लेना है। मीन आप निकालिए, मीन निकालोगे तो आपको 112 प्लस 116 प्लस 11 120 125 और 132 निकाल के डिवाइड बाय 5 कर देना है, ये म्यू आ जाएगा। अरिथमेटिक मीन निकाल लिया आपने। फिर उसके बाद जो अरिथमेटिक मीन निकाल लिया उसका कहते हैं वेरिएंस निकालो, x माइनस म्यू की स्क्वायर डिवाइड बाय 5। तो ये आपको मैथमेटिकली थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा, टाइम लगेगा, पर ये आप खुद निकाल सकते हो। आगे आगे जो है क्वेश्चन नंबर 54 देते हैं। इसमें बोलते हैं कि अ बैग कंटेन, इतनी बॉल्स इसके अंदर दी हुई हैं, दो बॉलें हमने निकालनी है, हम चाहते हैं कि दोनों बॉलें वाइट आए। तो आप देखते हो कि टोटल आपके पास कितनी बॉल्स थी, टोटल आपके पास 9 बॉल्स, 9 में से दो बॉलें आपने निकाली, मतलब 9c2। फिर उसके बाद ये जो आपके पास जो आपके पास व्हाइट बॉलें हैं उनमें से दो आपने निकाली, तो 3c2, ये आपकी प्रोबेबिलिटी बन जाती है। इसे आप मैथमेटिकली सिंपल सॉल्व कर लेते हो तो आंसर आ जाता है। 51st क्वेश्चन, इसमें बोलते हैं एलपीपी का क्वेश्चन है ये, एवरी एलपीपी का ऑप्टिमल सोल्यूशन आएगा, बिल्कुल गलत बात है। कई बारी तो आपको पता ही है अनबाउंडेड होती है, कई बारी इनफिजिबल होती है, तो ये तो गलत हो गया। फिर उसके बाद कहते हैं एलपीपी का यूनिक सोल्यूशन आएगा, ये भी बिल्कुल गलत बात है। फिर उसके बाद बोलते हैं कि डी पार्ट में, अच्छा सी पार्ट में बोलते, सॉरी सी पार्ट में बोलते हैं कि अगर एक एलपीपी के दो ऑप्टिमल सोल्यूशन आ गए फिर इनफाइनाइटली मैनी आएंगे, बिल्कुल सही है। फिर उसके बाद बोलते हैं कि डी पार्ट में बोलते हैं कि उसके दो ऑप्टिमल सोल्यूशन आएंगे। अब सी और डी दोनों इकट्ठे तो ट्रू हो नहीं सकते, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। या तो एलपीपी जो है, या तो एलपीपी जो है इसका कोई सोल्यूशन ना आए, या इसका यूनिक आए, या इसके फिर इनफाइनाइटली मैनी आएंगे। आप ये नहीं कह सकते इसके दो आएंगे, इसके तीन आएंगे, इसके पांच में ना, या नो, या यूनिक या इनफाइनाइटली मैनी, बस ये आपके पास। अब वो बोलते हैं कि इसका तो हमेशा आएगा ना, बिल्कुल नहीं। नो वाला केस तो आपने फिर छोड़ दिया ना, ये चीज है। तो आप बोलते हो कि अगर उसके दो ऑप्टिमल सोल्यूशन बनते हैं फिर दो नहीं बनेंगे, फिर इनफाइनाइटली में नहीं बनेंगे। दो भी नहीं बोलना चाहिए, हमें बोलना चाहिए अगर मोर देन वन बनते हैं फिर इनफाइनाइटली में नहीं बनेंगे। आगे आगे आपको देते हैं 56th क्वेश्चन। 56th क्वेश्चन में बोलते हैं हमें, कहते हैं कि थ्री फोर्सेस एक्टिंग अलोंग द साइड ऑफ द ट्रायंगल टेकन इन ऑर्डर आर इक्विवेलेंट टू द
आर इक्वलेंट टू ए कपल देन दी फोर्सेस आर। ये चीजें है, ये उन्होंने हमें दी हुई है कि अपने पास एक ट्राइंगल, सॉरी अपने पास एक फोर्स है, अपने पास फोर्सेस हैं जो ट्राइंगल के ऊपर लग रहे हैं, ट्राइंगल की साइड के अलोंग लग रहे हैं इस तरह से। 3 फोर्सेस हैं जो ट्राइंगल की साइड के अलोंग लग रहे हैं और ये इक्वलेंट टू कपल है, और ये चीज जो है ये इक्वलेंट टू एक कपल है। अगर ये है तो ये जो फोर्सेस हैं, ये जो फोर्सेस हैं, ये जो फोर्सेस हैं, ये प्रोपोर्शनल टू साइड ऑफ ट्राइंगल होते हैं। ये एक लॉ होता है फिजिक्स के अंदर, इसे आप ऐसे याद कर सकते हो। वैसे देखिए ऑप्शंस अगर देखें तो बोलते हैं कि आपके जो फोर्सेस हैं वो इक्वल होंगे। ये लॉजिकली सुनने में क्यों इक्वल होंगे, वो कपल बन रहा है तो फोर्सेस इक्वल होना क्यों जरूरी है, ये बात बिल्कुल देखने में ही मतलब पैथेटिक लगती है। फिर बोलते हैं वो इक्विलिब्रियम में होंगे। अगर देखिए इक्विलिब्रियम में होते तो फिर कपल ना बनता, फिर उसका रिजल्टेंट 0 बन जाता, तो फिर वो तो मतलब इक्विलिब्रियम में तो कपल नहीं बनेगा। फिर वो बोलते हैं कि वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में होंगे। अब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का मैकेनिक्स से कोई लेना देना तो है नहीं। तो सबसे, अगर मान लीजिए आपने ये लॉ नहीं भी पढ़ा हुआ पर आपने थोड़ी बहुत ही मैकेनिक्स पढ़ी है एग्जाम में देने के लिए, या आप लोग फिजिक्स अगर साथ में अपियर कर रहे हो तो आप लोगों ने मैकेनिक्स पढ़ी हुई है, तो आपको ऑप्शंस देख के ही समझ आ जाएगा कि ये 57 डायनेमिक्स का क्वेश्चन है। ये 2016 के पेपर में भी क्वेश्चन आया था कि आपकी बॉडी जो है वो आपने ऐसे जब उछाली तो बॉडी ऐसे गिरती है तो टोटल टाइम लगता है 2u sin अल्फा डिवाइडेड बाय जी, और यहाँ तक आधे रास्ते पे कितना टाइम लगता है, u sin अल्फा डिवाइडेड बाय जी। 58th क्वेश्चन, 58th क्वेश्चन में बोलते हैं कि अपने पास जो है एक मैट्रिक्स है, और जो मैट्रिक्स है उसमें बोलते हैं कि के ए मतलब कि 0 2 के 3 के और -4 के जो है, वो कहता है कि 0 3a 2b और 4 24 है। तो एक तरह से k की वैल्यू जो है वो आपके पास -6 आ जाती है। k की वैल्यू -6 आ जाती है तो इसकी वैल्यू, जो ये वाली वैल्यू है, ये -12 आ जाती है, और ये वैल्यू 3 है तो a की वैल्यू -4 आ जाती है। सिंपल सी इक्वेशन थी, ऐसे लॉजिकली भी देख के ऐसे ही पता चल गया आपको। फिर वो बोलते हैं 59th क्वेश्चन है, एक मैट्रिक्स है वो सिमेट्रिक भी है, वो एट द सेम टाइम स्क्यू सिमेट्रिक भी है। इसका मतलब a इज इक्वल टू -a है, इसका मतलब a 0 है, 0 का मतलब नल मैट्रिक्स। 60th क्वेश्चन में बोलते हैं कि a और b दो मैट्रिक्स थे। अगर ये a और b दो, ये क्वेश्चन 3-4 बार आया है, इसको ध्यान से देखना क्वेश्चन को। कहते हैं कि a और b दो मैट्रिक्स हैं, उनका प्रोडक्ट 0 है, ठीक है जी, उनका प्रोडक्ट 0 है, तो डिफरेंट केसेस बनते हैं। पहला केस कि जो आपके पास a था या b था, दोनों जने 0 थे, ठीक है जी, दोनों जने 0 थे, दोनों में से एक बंदा 0 था। a और b मतलब उसमें सारा कुछ कवर हो जाता है, a 0 है, b नॉन 0 है, b नॉन 0 है, a 0 है, या दोनों 0। तो a और b में से एक बंदा 0 था। तो आप देखते हो कि अगर ये दोनों में से एक बंदा 0 है तो रिजल्ट जो है वो 0 बन जाएगा। ये पहला केस। आप समझते हो बात को? a और b है, या तो दोनों 0 हो जाएं, एक नॉन 0 हो जाए, दूसरा 0 हो जाए, दूसरा 0 हो जाए, ये नॉन 0 हो जाए, या दोनों ही नॉन 0 हो जाए। 4 ऑप्शन बनते हैं। हम लोगों ने ये 3 डिस्कस कर लिए कि ये है कि अगर ए बी, या तो आप ए और बी में से किसी एक को 0 कर लो या दोनों को 0 कर लो तो प्रोडक्ट अपने आप ही 0 बन जाएगा आपके सामने। अगर ये होता है तो इस केस में आपने ये, अभी फोर्थ केस रहता है। केस 2 जो है वो ये है कि ए जो है वो नॉन 0 है और जो बी है वो भी नॉन 0 है, दोनों जने नॉन 0 पर प्रोडक्ट 0 है। इसका मतलब ये हुआ कि जो आपकी जो एंट्रीज है, दोनों जने नॉन 0, प्रोडक्ट 0 बनता है। फॉर एग्जाम्पल, एक सिंपल सी एग्जाम्पल आप याद रखना, 1 0 0 0 और जो बी है वो 0 0 0 1, ये आपके पास, इनको प्रोडक्ट कर दो। इनको प्रोडक्ट करोगे तो ए बी जो है वो उसका आंसर 0 बनेगा। बात समझ रहे हैं आप लोग? बिल्कुल समझ रहे हैं। अब ये होता है कि जो आपके पास ए बी का ये मतलब समझ रहे हैं ना, दोनों जने नॉन 0, प्रोडक्ट 0 बन गया। इस केस में अगर आप देखोगे ए डिटर्मिनेंट भी 0 बन रहा है और जो बी डिटर्मिनेंट है वो भी 0 बन रहा है। इस केस में ए डिटर्मिनेंट 0 बन रहा है और बी डिटर्मिनेंट 0 बन रहा है। आप मेरी बात को समझ सकते हैं। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन दिया हुआ है, मैं आपको जरा लिख के बताऊं सबकी ऑप्शन क्या होना चाहिए। ए 0 और बी 0, ए 0 एंड बी 0, फिर उसके बाद ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0 एंड बी डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0,
फिर A डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0 और B डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0। फिर कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे इन्होंने सिंपल से ऑप्शन बनाए हुए हैं, ये वाले ऑप्शन भी लिख सकते हैं। मैंने जो मेन जो सबसे स्ट्रॉन्ग ऑप्शन है वो ये वाले, ये मैंने लिखे हैं। अब आप खुद सोचो, अगर आपने बोल दिया A0 और B0, ये तो आपने 3 केसेस कवर कर लिए, पर अगर दोनों जने नॉन जीरो थे तब भी तो प्रोडक्ट 0 बनता था ना, वो तो केस आपने कवर नहीं किया, ये रहने दो। फिर जब आपने देखा A0 एंड B0, A0 एंड B0 मतलब ये 4 केसेस में से आपने सिर्फ ये वाला केस कवर किया, बाकी आपने छोड़ दिया, ये भी रहने दो। फिर उसके बाद आपने बोला कि A डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0 एंड B डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, कि दोनों का डिटर्मिनेंट 0 होना चाहिए। अगर आपने दोनों का डिटर्मिनेंट यूज, अगर आपने बोला कि दोनों का डिटर्मिनेंट 0 है, आपने ये वाला केस कवर कर लिया, केस 2 कवर कर लिया। जो ये केस 1 है, इसके अंदर आपने 3 केसेस बनाए हैं ना, इसके अंदर एंड बोल रहे हैं कि दोनों का डिटर्मिनेंट 0 होना चाहिए। अगर आपने बोल दिया कि दोनों का डिटर्मिनेंट 0, आपने ये वाला केस भी कवर कर लिया, और जब ये दोनों जने 0 थे तो दोनों का डिटर्मिनेंट 0 था, आपने ये वाला केस भी कवर कर लिया। पर क्या आपने ये वाला और ये वाला केस कवर किया? नहीं किया, इसको भी रहने दो। फिर आप बोलते हो ए डिटर्मिनेंट 0 होगा और बी डिटर्मिनेंट, देखिए ए डिटर्मिनेंट और बी डिटर्मिनेंट का मतलब क्या होता है? ए का डिटर्मिनेंट 0 हो जाए, बी का डिटर्मिनेंट नॉन 0 हो जाए, ए का डिटर्मिनेंट नॉन 0 हो जाए, बी का डिटर्मिनेंट 0 हो जाए, या दोनों का डिटर्मिनेंट 0 हो जाए। तो जब आप और बोलते हो तो उसमें आपने ये वाला केस कवर किया? हाँ जी किया। इसमें आपने एंड वाला केस कवर किया? हाँ जी किया। तो यही आपका आंसर है। ठीक है जी, इसका थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्योंकि जो हम लोगों को पेपर में क्वेश्चन आया, 3 बार ये क्वेश्चन आ चुका। कभी वो बोल देते हैं, किसी आंसर की में उन्होंने और के ऊपर टिक लगाया हुआ, किसी में उन्होंने एंड के ऊपर टिक लगाया हुआ, तो इसका और बनेगा। हाँ, अगर वो स्पेसिफिकली बोल दें कि ए एंड बी आर टू नॉन जीरो मैट्रिसेस सच दैट ए इंटू बी इज इक्वल टू 0, फिर यही बनेगा, क्योंकि उन्होंने बोल दिया दोनों जने नॉन जीरो है। दोनों जने नॉन जीरो मतलब सिर्फ केस 2 के बारे में वो डिस्कस कर रहे हैं। फिर आप बोलोगे कि हाँ जी, दोनों का एंड का डिटर्मिनेंट जो है वो इक्वल टू 0 होना चाहिए। आगे जो है वो आपको बोलते हैं, क्वेश्चन नंबर है हमारा 61। 61 में बोलते हैं कि जो ए स्क्वायर प्लस ए, ये तो सिंपल सी बात है, ए स्क्वायर माइनस ए प्लस आई जो है वो इक्वल टू 0 है। ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दो, तो ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करके आपके पास बन जाएगा ए इनवर्स इज इक्वल टू माइनस ए प्लस आई। फिर 62nd क्वेश्चन, 62nd क्वेश्चन में बोलते हैं कि ए जो है वो 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, और जो ए डिटर्मिनेंट है वो 8 है। एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट पता है? हाँ पता है। एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट ए डिटर्मिनेंट की पावर n-1 होता है, मतलब 8 की पावर 3-1 मतलब 8 की पावर 2 होता है, मतलब 64 ऑर्डर होना चाहिए। इसको रब करके दोबारा देखते हैं। आगे जो है हम लोगों का 63rd क्वेश्चन है, इसमें बोलते हैं आइगन वैल्यूज बताओ। तो मैट्रिक्स उन्होंने दी हुई है, मैट्रिक्स दी हुई है 1 0 0, फिर दी हुई है 2 3 0, फिर दी हुई है 4 5 6। तो ये है ना, जो आपकी मैट्रिक्स है वो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, तो जो डायगोनल है वही आपकी आइगन वैल्यूज है। तो 1 3 6 जो है वो आपकी आइगन वैल्यूज बन जाती हैं। फिर आगे बोलते हैं 64th क्वेश्चन में, कहते हैं कि 2x माइनस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0, फिर ए एक्स माइनस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0, फिर x माइनस 2y प्लस जेड इज इक्वल टू 0, ये आपको दिया हुआ है। तो सिस्टम ऑफ होमोजीनियस इक्वेशंस आपको दिया। आप क्या करते हो? आप बोलते हो कि इसे मैट्रिक्स में लिखो, तो 2 माइनस 1 1, a माइनस 1 1 1 माइनस 2 1 इंटू एक्स इज इक्वल टू 0 दिया। अब अगर a डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आ गया, फिर तो इसका बनेगा यूनिक सोल्यूशन। और यूनिक सोल्यूशन कौन सा होता है? ट्रिवियल सोल्यूशन। और ट्रिवियल सोल्यूशन कौन सा होता है? जीरो सोल्यूशन। अगर a डिटर्मिनेंट आ गया 0, अगर ए डिटर्मिनेंट आ गया 0, फिर इसके बनेंगे इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन, या आप बोल दो नॉन जीरो सोल्यूशन, या इसका बोल दो नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन। उन्होंने क्या पूछा है? उन्होंने बोला नॉन जीरो सोल्यूशन चाहिए। डिटर्मिनेंट 0 कर दो, ए की वैल्यू आ जाएगी, यही आपका आंसर है। रादर हमको डिटर्मिनेंट सॉल्व करने की जरूरत क्या है? जो ऑप्शन ये पुट करके देख लो किसके लिए डिटर्मिनेंट 0 बनता है, वही आपका आंसर है। आगे आगे जो है वो हम लोगों का क्वेश्चन है 65th क्वेश्चन। तो बोलते हैं कि रैंक बताओ कितना आएगा। ये आपकी 1 1 1 सारे 1 1 1 है। 1 1 फर्स्ट रो पकड़ो, दोनों को माइनस कर दो, तो आपके पास 1 1 1 बच जाएगा, बाकी सारे जने 0 हो जाएंगे। तो रैंक कितना आता है? फिर ऑब्वियसली रैंक तो 1 ही आएगा। 66th क्वेश्चन, 66th क्वेश्चन में हमें बोलते हैं कि x माइनस 1 की मॉड जो है वो ग्रेटर देन 1, 6x माइनस 1 की मॉड जो है वो ग्रेटर देन 1 है। तो x माइनस 1 की मॉड जो है वो 1 के ऊपर इसका स्टेशन होता है, और यूजुअली जो आपका ये जो चीज है ये -1 to 1 ये आपको देते हैं। ठीक है जी, मतलब अगर आपके पास
ये आप 1 का डिस्टेंस लेना तो यहाँ पे 0 और ये 2 बन जाता है। स्टेशन जब आप करते हैं 1 के ऊपर आपने स्टेशन कर दिया, बिल्कुल ठीक है। अब 1 से अगर लेफ्ट 1 यूनिट लेफ्ट को जाएं, 1 यूनिट राइट को जाएं, तो एक 0 बन जाएगा, एक 2 बन जाएगा। अगर वो बोलते x माइनस 1 की मॉड लेस देन इक्वल टू 1, तो आप ये वाला रख लेते सारा। उन्होंने बोला ग्रेटर देन 1, तो जो बाकी इसके अलावा जो बच गया वो सारा आपका, मतलब माइनस इन्फिनिटी से लेके 0 यूनियन विद 2 से लेके इन्फिनिटी तक, ये चीज बन जाता है। 67 में बोलते हैं 67 में बोलते हैं कि a स्टार भी दिया हुआ है, a प्लस बी, जो भी उन्होंने एक बॉक्स भी दिया हुआ है, तो बोलते हैं कि 3 प्लस 4 डॉट स्टार 5 क्या आएगा, जो भी इन्होंने आपको बना के दिया हो। अब वो बोलते हैं कि अगर ये करेंगे तो a स्क्वायर प्लस बी करना है, मतलब 3 स्क्वायर प्लस बी करना है। 3 स्क्वायर प्लस बी किया तो 13 बन गया, 13 के साथ स्टार करना है। स्टार का मतलब क्या है देख लो आप लोग, a माइनस बी स्क्वायर, a माइनस बी स्क्वायर मतलब 13 माइनस 5 की स्क्वायर मतलब माइनस 12, आपका आंसर जो है वो बन जाता है। सिंपल सी, ये तो छोटी सी बात है। फिर उसके बाद 68 क्वेश्चन, इसमें बोलते हैं कि जी इनफीमम ऑफ द सेट ऑफ द पॉजिटिव इंटीजर्स, ये पॉजिटिव इंटीजर, ये आपके इंटीजर्स हैं सारे, पहली बात सॉरी पहले सारे इंटीजर्स हैं, फिर इवन इंटीजर्स हैं, और इवन इंटीजरों में भी कहते हैं पॉजिटिव वाले लेने हैं। तो कहाँ से स्टार्ट किए, 2 4 6 अप टू 16। अगर आपको बोले इनफीमम तो आप बोलोगे सबसे छोटा एलिमेंट हुआ, अगर आपको बोले सुप्रीमम तो सुप्रीमम तो फिर इन्फिनिटी बनेगा, ये तो आप समझते हो बात। 69th क्वेश्चन, 69th क्वेश्चन में बोलते हैं 69th क्वेश्चन में बोलते हैं ये 1/n आपका सेट है, n नेचुरल नंबर है, n नेचुरल नंबर है, n नेचुरल नंबर, ये आपका सेट है। तो बोलते हैं कि क्या ये ओपन है, क्या ये क्लोज्ड है। अब आपको ये देखना है कि जो सेट आपका, अगर आप इसकी लिमिट निकालो, ठीक है जी, अगर आप इसकी लिमिट निकालो तो जो सेट है, जो आपका सेट है, उसकी जो लिमिट है वो 0 आती है। क्या 0 इसको बिलोंग करता है, नहीं करता। अगर आप मेरे को बोलते हैं 1/n है, इसके साथ यूनियन 0 कर दो, ये सेट क्लोज हो जाए, ठीक है जी, क्योंकि सेट और उसकी लिमिट दोनों उसके अंदर आ रहे हैं। दूसरी बात है ओपन, ठीक है जी। तो इसका जो ये जो सेट है, क्या इसका हर पॉइंट इसका इंटीरियर पॉइंट है। इंटीरियर पॉइंट तब बनता होता है जब सेट कॉन्टिन्यूस है, जो आपका सेट है उसके पॉइंट ही दूर दूर पड़े इस तरह से। तो जो डिस्क्रीट, ये बात हमेशा याद रखना, जो डिस्क्रीट सेट होगा, जो डिस्क्रीट सेट होगा वो कभी ओपन नहीं हो सकता, नेवर, कभी भी वो सेट जो है वो ओपन नहीं हो सकता। ये सेट डिस्क्रीट है, ये कभी ओपन नहीं होगा। क्लोज हो सकता था, जो डिस्क्रीट सेट है वो क्लोज्ड हो सकता है, पर आपको ये देखना है कि अगर उसका कोई लिमिट पॉइंट आता है वो सेट को बिलोंग करना चाहिए। हमारे केस में जब आप लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी करते हो तो इसकी वैल्यू 0 आती है, पर सेट का लिमिट पॉइंट 0 है, पर वो सेट को बिलोंग नहीं करता। एज ए रिजल्ट ये जो सेट है ये क्लोज हो सकता था, एक लिमिट पॉइंट ना आने के कारण ये सेट जो है वो क्लोज नहीं हो पाया। तो एज ए रिजल्ट जो आपका सेट है ना वो ओपन है ना वो क्लोज्ड है, नीदर ओपन नोर क्लोज्ड। आगे आगे जो है वो आपको बोलते हैं कि ये 70th क्वेश्चन है, इसमें बोलते हैं अनकाउंटेबल बताओ कौन होगा। तो आप बोलते हो कि एक 1 है, फिर 2 की स्क्वायर है, 3 की स्क्वायर है, 4 की स्क्वायर है, 5 की स्क्वायर है, ये तो सेट देखने में काउंटेबल लग रहा है। फिर उसके बाद 2n है, 2n तो फिर आपको पता ही, देखिए नेचुरल नंबर तो काउंटेबल होते हैं, ये दोनों जने नेचुरल नंबर ही हैं। फिर इंटीजर है, इंटीजर भी काउंटेबल होते हैं। फिर कहते हैं इररेशनल नंबर, याद करो सारे जने, क्यू तक सारा कुछ काउंटेबल है, उसके बाद अनकाउंटेबिलिटी जो है वो स्टार्ट होती है। आगे हम लोगों का क्वेश्चन है, कहते हैं कि 71st क्वेश्चन है, इसमें बोलते हैं am बिटवीन pth एंड qth टर्म इज इक्वल टू am बिटवीन rth एंड sth टर्म। तो वो बोलते हैं कि tp प्लस tq डिवाइडेड बाय 2 कर दो, या tr प्लस ts डिवाइडेड बाय 2 कर दो, तो सेम आएगा। तो बताओ p प्लस q और r प्लस s मतलब ये क्या आएगा, है ना। तो आप बोलते हो कि t प्लस p माइनस 1 इंटू डी, और एक बन जाएगा a प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी डिवाइडेड बाय 2 कर दो, और इधर वाली साइड पे भी तो सारा कुछ कट करके p प्लस क्यू जो है वो अपने आप ही r प्लस s के इक्वल आ जाएगा। आप करके देख लीजिए, सिंपल सी मैथमेटिक्स है इसमें। तो फिर बोलते हैं 72 का कि जो आपके पास ये जो आपके पास इक्वेशन है, इसके कहते हैं रूट निकाल दो। रूट निकालने के बाद कहते हैं कि जो रूट निकलेंगे उसका एचएम निकाल देना। तो एचएम बताओ क्या हो। तो आपने पहले रूट देखे, अल्फा बीटा रूट, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आप देखते हैं, अल्फा प्लस बीटा वैल्यू 10 होनी चाहिए, अल्फा मल्टीप्लाई बीटा की वैल्यू 11 होनी चाहिए। और हमें निकालना है हार्मोनिक जो एचएम निकालना है। तो जो एचएम होता है वो आपको पता है 2 अल्फा बीटा डिवाइड बाय अल्फा प्लस बीटा होता है। पुट कर दो, तो पुट करोगे तो 2 इंटू 11 डिवाइडेड बाय 10, ये आपका आंसर आ जाएगा। आगे
आगे बोलते हैं कि 73 क्वेश्चन है, इसमें बोलते हैं एबीसी जीपी में है। अगर एबीसी जीपी में है तो 1/a 1/b 1/c ये भी तो फिर जीपी में ही होंगे ना, ये तो बड़ी सिंपल सी बात है। 74th क्वेश्चन, इसमें बोलते हैं कि हमारे पास जो है ये एक सीक्वेंस दिया हुआ है, तो जो हमें सीक्वेंस दिया हुआ है n/x+n, ये हमें इस तरह से एक सीक्वेंस जो है ये बना के दिया हुआ है। कहते हैं कि ये जो सीक्वेंस है ये यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होना चाहता है। तो जो आपका x है वो डिनोमिनेटर में प्रेजेंट है। तो सबसे पहली बात तो ये होती है कि जब आप इसकी लिमिट निकालोगे, पहले तो लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी आप निकाल दो, n/x/n+1 सॉरी 1 अपॉन ये करोगे ना तो इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी, लिमिट इसकी 1 आ रही। फिर आपको देखना है कि यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस जो है वो हमें बनाना है। तो यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस हम कैसे बनाते होते हैं, जो fn है उसके साथ आप f माइनस कर दो, तो n/x+n -1 जो है ये आप कर दो। जब आप ये करोगे तो x/x+n जो है ये आपके पास बन जाएगा। जब आप ये सारा माइनस माइनस करोगे तो ये चीज जो है ये आपके पास बन जाएगी। तो आपको ये देखना है, ये जो आपने निकाला है इससे आपके पास एक mn बनेगा, ठीक है जी, इससे आपके पास एक mn बनेगा। तो जो ये जो आपने fn माइनस f बनाया, आपको सिर्फ इसके बारे में सोचना है। एक उन्होंने दिया -∞ से लेके 0 तक, फिर उन्होंने इंटरवल दिया 0 से लेके इन्फिनिटी तक, फिर उन्होंने दिया -∞ से लेके इन्फिनिटी तक, एक उन्होंने दिया हुआ है 0 से लेके 1 तक। तो आप ये याद रखिएगा, जब भी कभी आपको ये x दिखे, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस की बात करनी है, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस जो है x ऊपर दिया हुआ है, अगर आप इन्फिनिटी तक चले गए ना, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस नहीं मिलेगी आपको। हर वो इंटरवल जिसके अंदर इन्फिनिटी प्रेजेंट है उसे काट दीजिए, सिर्फ 0-1 इंटरवल एक, या 0-1 ना भी देते, एनी फाइनाइट इंटरवल दे देते तो भी आपको यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस मिल जाती। प्रॉब्लम आपको सिर्फ और सिर्फ इन्फिनिटी से है, ठीक है ना। आगे आगे जो है वो हम लोगों का क्वेश्चन है 75th क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है ये, मैं यहाँ पे थोड़ी सी जगह बना लेता हूँ। 75th क्वेश्चन, तो 75th क्वेश्चन में बोलते हैं कि जी अपने पास ये 1 क्यूब 2 क्यूब जो भी ये आपको दिया हुआ है, 1 क्यूब ये फॉर्मूला होता है n/n+1 वाला जो फॉर्मूला होता है, 12 × 13 डिवाइडेड बाय 2 की होल स्क्वायर। फिर उसके बाद ये बनता है n/n+1 मतलब 12 × 12 + 1 इंटू 2n+1 मतलब 25 डिवाइडेड बाय 6। बस ये मैनुअल सी कैलकुलेशन ऐसे कैलकुलेट करिए तो आपके पास आंसर जो है ये बन जाता है। सिंपल फॉर्मूला अप्लाई किया, सिंपल सा क्वेश्चन था, आपके सामने ही है, ठीक है ना। तो ये हम लोगों का जो है ये 2017 का हमारा साइंस का जो पेपर है उसका मैथ्स पोर्शन है। और आप देखते हो कि क्वेश्चंस जो है वो ठीक है, ज्यादा टफ नहीं है। और इसमें एक बात जो है वो आपको समझनी चाहिए कि आप देखते हो कि 6 तकरीबन 75 में से आप कह सकते हो 6-7 क्वेश्चन जो हैं वो आपको रेपिटेशन में मिले, तो वो आपके लिए बेनिफिट हो जाता है। इसीलिए हम लोग जो पुराने पेपर्स हैं उनको बहुत ध्यान से करते हैं कि एटलीस्ट जो क्वेश्चन रिपीट हो जाए वो तो हमें बेनिफिट दे ही जाए, ठीक है जी। चलिए